ईशा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जा रही थी। अथर्व खुद से कहता है, ये लड़की पागल है क्या? जब इसे पता है कि इसके पैर में चोट लगी है तो ये क्यों चल रही है? इसकी चोट और ज्यादा दर्द देगी, पर ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। अथर्व लंबे कदमों से ईशा के पास जाता है और बिना कुछ कहे उसे गोद में उठा लेता है। अचानक ऐसा होते ही ईशा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो जल्दी से अपने दोनों हाथ अथर्व के कंधों पर रख देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अथर्व अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्या हुआ बीवी? मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ कि तुम मुझे देखकर इतना ज्यादा डर जाओ। ईशा धीरे से आंखें खोलती है और मुंह बनाते हुए कहती है, हमने कब कहा आप डरावने हैं? पर अगर आप ऐसा करेंगे तो हम डरेंगे ही ना। और वैसे भी हम आपकी तरह बहादुर थोड़ी हैं जो कभी किसी के भी सामने खड़े हो जाएं। हमें तो डर लगता है। अथर्व आंखें छोटी कर ईशा को देखता है और कड़क आवाज में कहता है, एक बात हमेशा याद रखना बीवी, तुम अथर्व राठौड़ की बीवी हो, इसलिए डरना छोड़ दो। अथर्व राठौड़ किसी से डरता नहीं और ना ही उसे कोई डरा सकता है। तुम्हें सिर्फ मैं डरा सकता हूँ। दुनिया में और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अथर्व राठौड़ की बीवी को डरा सके। अगर तुम्हें डरना है तो मुझसे डरो, किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। उनसे बचाने के लिए मैं हूं ना। अथर्व के चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी, लेकिन ईशा उसे देख पाती उससे पहले ही वो मुस्कान छुपा लेता है। ईशा मन ही मन कहती है, कैसा अजीब इंसान है। कह रहे हैं कि मुझसे डरो और किसी से नहीं। दूसरों से तो ये मुझे बचा लेंगे, पर कोई इनसे कहे कि मुझे सबसे ज्यादा डर तो इन्हीं से लगता है। जब बचाने का इतना ही शौक है तो मुझे डराते क्यों हैं? अथर्व को जैसे ईशा की दिल की बात सुनाई दे जाती है। वो गुस्से से कहता है, क्या कहा तुमने? खड़ूस इंसान। मैं तुम्हें खड़ूस दिख रहा हूँ? ईशा हैरानी से अथर्व को देखने लगती है और मन में झुंझलाकर कहती है, क्या है यार, जब भी कुछ मन में बोलती हूँ इन्हें सुनाई कैसे दे जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मन में भी इनकी बुराई नहीं कर पाऊंगी। सामने तो कर ही नहीं सकती, और अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की तो ये उसी वक्त मुझे खत्म कर देंगे। एक यही रास्ता बचता है जहां मैं जी भर के कुछ भी कह सकती हूँ, और ये तो वो भी नहीं करने देती। तभी अथर्व की आवाज सुनाई देती है, कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? अगर तुमने अभी बोलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दूंगा। ये कहते हुए अथर्व ईशा को थोड़ा सा उछाल देता है। डर कर ईशा जोर से उसे पकड़ लेती है और आंखें बंद कर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम्हारी कसम। जैसे ही ईशा ये कहती है, अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। जहां पहले उसके चेहरे पर शरारती भाव थे, वहीं अब वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया था। उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। एक आदमी उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा था, तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। ये याद आते ही अथर्व बेचैन हो जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकने लगता है। अथर्व जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और बिना कुछ कहे ईशा को डाइनिंग टेबल पर ले जाता है। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। ईशा मन में सोचती है, ये क्या, अभी तो अच्छे खासे बात कर रहे थे और अचानक इनके चेहरे पर ये उदासी क्यों आ गई? क्या कोई बात है जो इन्हें परेशान कर रही है? क्या मैं पूछूं? नहीं, मेरा पूछना सही नहीं रहेगा। अगर मैंने पूछ लिया और इन्हें अच्छा ना लगा तो ये गुस्सा करेंगे और मुझे डांटेंगे। दोनों अभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी अथर्व की आवाज आती है, अथर्व, जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें राठौर मेंशन छोड़ दूंगा। ईशा, पर आप तो यहाँ रहते हैं, फिर मैं राठौर मेंशन में क्या करूंगी? अथर्व, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं वहीं रहता हूँ, पर जब मन होता है तो यहाँ आ जाता हूँ। इसलिए फालतू का दिमाग मत लगाओ और जो कह रहा हूँ वो करो। ईशा, मतलब ऑफिस के बाद आप भी राठौर मेंशन ही आएंगे ना? ईशा की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अथर्व, मैं आऊं या ना आऊं, तुम्हें मुझसे क्या करना है? अपने काम से काम रखो ना तुम। ईशा, अपने काम से ही तो काम रख रही हूँ। आप मेरे पति हो और आप जहां पर भी रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, बस इसीलिए पूछ रही थी। अथर्व अपनी लाल आंखों से ईशा को देखते हुए गुस्से से कहता है, अथर्व, जहां मैं रहता हूं ना, अगर वहां रहोगी तो दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ईशा मुस्कुराते हुए, अब तो आपसे नाता जुड़ चुका है, अब दर्द हो या तकलीफ क्या फर्क पड़ता है? जहां आप वहां मैं। ईशा की बात सुनकर अथर्व ईशा को देखने लगता है। ईशा के ऐसा कहने की वजह से अथर्व के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। उसकी आंखों से कठोरता गायब हो जाती है और उसकी जगह नरमी आ जाती है। अथर्व मन ही मन, ऐसा मत करो, मुझे इस प्यार की आदत नहीं, मुझे बदलने की कोशिश मत करो, बहुत तकलीफ होती है। तुम उस इंसान की तरह बातें करती हो जो मेरे लिए बहुत कीमती है, लेकिन आज वो मेरे पास नहीं है, इसलिए उनके जैसी बातें मत करो, उनके जैसा बर्ताव मत करो। ईशा, धीरे से ऐसे क्या देख रहे हैं आप? जैसे ईशा को अथर्व की दिल की आवाज सुनाई दे जाती है। ईशा, हम दोनों जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अथर्व, ये झूठे वादे किसी काम के नहीं हैं।
क्योंकि एक वक्त पर जाकर सब लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। ईशा प्यार से मुस्कुराते हुए, ईशा रावत उनमें से नहीं है जो छोड़कर चली जाए। ईशा रावत वो शख्स है जो अगर एक बार किसी से नाता जोड़ ले तो आखिरी सांस तक निभाती है, और अब मैं आपसे जुड़ चुकी हूँ, इसलिए मरते दम तक मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। चाहे आप मेरा साथ दें या ना दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात सच है, अब मैं आपकी हो चुकी हूँ और अब कोई आपके सिवा मुझे अपना नहीं बना सकता। ईशा की बात सुनकर अथर्व का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि उसकी घड़ी पर भी ये साफ दिख रहा था। अथर्व कुछ नहीं कहता और चुपचाप नाश्ता करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों नाश्ता खत्म कर घर से निकलने को होते हैं। तभी अचानक अथर्व ईशा को गोद में उठा लेता है। ईशा आंखें फाड़कर बच्चों की तरह, ये क्या? आप हमेशा हमें गोद में क्यों उठा लेते हैं? हम कोई खिलौना है क्या? अथर्व मुस्कुराकर, तुम खिलौना नहीं हो, पर खिलौने से कम भी नहीं हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, फिर भी तुम चलने की कोशिश करती हो ताकि चोट बढ़ जाए और मुझे बार बार तुम्हें गोद में उठाना पड़े। यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें हर बार गोद में उठाऊं? ईशा जल्दी जल्दी नामे सिर हिलाते हुए, नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। आप हमें नीचे उतार दीजिए, हम खुद चल सकते हैं। अथर्व मजबूती से पकड़ते हुए, बिल्कुल नहीं। अभी तुमने ही कहा था कि हम दोनों जुड़ चुके हैं, तो जब हम जुड़ चुके हैं तो तुम नीचे पैर क्यों रखोगी? जब तक मैं हूं तुम्हें संभाल कर रखूंगा, जिस दिन मैं ना रहूं उस दिन। अथर्व आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही ईशा उसका मुंह बंद कर देती है। ईशा आंखों में देखकर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी कुछ ना हो। अथर्व, पत्थर की मूर्ति से कहने का कोई फायदा नहीं, वो सिर्फ पत्थर है, कभी किसी की इच्छा पूरी नहीं करता। ईशा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान जी सबकी विश पूरी करते हैं। अथर्व, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। भगवान को छोड़ो, ये सिर्फ तमाशा देखते हैं और कुछ नहीं करते। ईशा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अथर्व कड़वाहट से, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे भगवान की चौखट पर सिर झुकाया था। मैंने हमेशा खुशियां मांगी, लेकिन मेरी झोली में दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं आया, इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता। ईशा कुछ और कहती उससे पहले ही दोनों गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। अथर्व ईशा को संभाल कर गाड़ी में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। गौतम ड्राइवर सीट पे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है। बॉडीगार्ड पीछे चलने लगते हैं। अथर्व और ईशा गाड़ी में एक एक किनारे पर बैठे हैं। गौतम मन ही मन, ये क्या, इनके बीच कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों बैठे हैं? फिर मुस्कुराते हुए सोचता है, अगर ये अलग बैठे हैं तो मैं इन्हें करीब कर देता हूँ। तभी गौतम जानबूझकर कार एक तरफ झटका देता है। ईशा डरकर सीधी अथर्व की बाहों में आ गिरती है। अथर्व तुरंत उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। अथर्व गुस्से से, ये तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाना भूल गए हो क्या? गौतम खिसियाकर हंसते हुए, सॉरी बॉस, गलती से हो गया, आगे से नहीं होगा। ईशा अथर्व से दूर होने लगती है। तभी अथर्व उसे कसकर अपने सीने से लगाता है। अथर्व भारी आवाज में, डोंट मूव। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि ईशा सहम जाती है और जैसे की थी वैसे ही उसके सीने से लगी रहती है। अथर्व की शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे। उसकी चौड़ी आकर्षक छाती साफ दिखाई दे रही थी। ईशा का चेहरा उसी पर टिका था और उसे एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। ईशा धीरे से, मैं आपसे एक सवाल करूं? अथर्व ईशा प्लीज गुस्सा मत करना, मैं पूछना चाहती हूँ, जब मैंने कहा तुम्हारी कसम, तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक डार्क क्यों हो गए? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है? ईशा का सवाल सुनते ही अथर्व के दिमाग में पुरानी यादें और उसका सपना एक साथ लौट आते हैं। गुस्से से उसका शरीर पसीने में भीगने लगता है, लेकिन वो ईशा को दूर नहीं करता। ईशा सब महसूस कर लेती है। वो जल्दी से उसका सीना पकड़कर कहती है, ईशा प्लीज शांत हो जाइए, अगर नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। शांत। ईशा के कहने पर अथर्व धीरे धीरे शांत हो जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी राठौर मेंशन पहुंचती है। अथर्व ईशा को गोद में लेकर उसके कमरे में जाता है और बेड पर लिटाकर कहता है, अथर्व तुम यहाँ आराम करो, पास वाले कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स है, जरूरत पड़े तो दवा लगा लेना। अब मैं चलता हूँ। अथर्व दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। तभी ईशा की आवाज आती है, ईशा कब तक वापस आओगे? आज 19 साल बाद किसी ने अथर्व से ये सवाल पूछा था। उसके कदम रुक जाते हैं। वो पलटकर ईशा को देखता है और कहता है, अथर्व 8 बजे तक आ जाऊंगा। ईशा ठीक है, अपना ख्याल रखना और खाना टाइम से खा लेना। नरेटर। ईशा की परवाह देखकर अथर्व उसके पास आता है। उसके माथे पर एक प्यारी सी किस करता है और कहता है, अथर्व तुम भी अपना ख्याल रखना। ये कहकर अथर्व वहां से चला जाता है। 7 दिन बाद
आज ईशा ने पेस्टल पिंक कलर का सूट पहना था, सफेद रंग का घेरदार पजामा और सफेद दुपट्टा। इस सिंपल ड्रेस में भी ईशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। शाम के 4:30 थे। ईशा अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी कि तभी उसकी नजर बेड के नीचे वाले ड्रॉर पर गई। वो खोलती है और उसमें से छोटे बच्चों का एक स्पीकर निकल आता है। स्पीकर देखकर ईशा के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो तुरंत फोन से ब्लूटूथ कनेक्ट करती है, गाना बजाती है और खुश हो जाती है। फिर वो स्पीकर को लेकर राठौड़ मेंशन की बड़ी सी टेरेस पर जाती है। टेरेस के चारों ओर कांच की रेलिंग, छोटे पौधे, फूलों के गमले, एक झूला और पास में कॉफी टेबल रखी थी। वहीं स्पीकर रखकर ईशा फिर से गाना बजाती है और डांस शुरू कर देती है। डांस ईशा के लिए हमेशा एक थेरेपी रहा है। उदासी हो या तकलीफ, वो डांस करके सब भूल जाती थी। आज वो उदास नहीं बल्कि खुश थी। खुशी जाहिर करने के लिए डांस कर रही थी। छोटा स्पीकर पुराना था, मगर उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि नीचे हॉल तक सुनाई दे रही थी। काव्या, मम्मी जी, ये गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अनुपमा जी, घर के अंदर से ही तो आ रही है, लगता है छत पर कोई है। काव्या, पर घर में मैं, आप और ईशा, हम तीनों ही हैं। क्या ईशा ने गाना चला रखा है? अनुपमा जी मुस्कुराते हुए, हो सकता है वही चला रही हो। काव्या, मैं जाकर देखती हूँ। काव्या छत पर पहुंचती है। वो देखती है कि ईशा बेफिक्री से डांस कर रही है। उसके हर मूव में एक अलग ही जादू था। काव्या ये नजारा देखकर वहीं ठहर जाती है। उसी वक्त शाम के 5 बजे राठौड़ मैंशन के गेट से 3-4 गाड़ियां अंदर आती हैं। अथर्व का काम आज जल्दी खत्म हो गया था। वो जल्दी घर लौट आया था। घर में कदम रखते ही उसे भी गाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता हुआ टेरेस पर पहुंच जाता है। गाना बज रहा था, बोलना। हल्के हल्के ईशा उसके सुरों पर झूमते हुए डांस कर रही थी। खुले बाल हवा में लहरा रहे थे, चेहरा खुशी से चमक रहा था। अथर्व की आंखें उसी पर टिक जाती हैं। उसका चेहरा जो अक्सर भावहीन रहता था, अचानक शांत हो जाता है। धीरे धीरे अथर्व ईशा की ओर कदम बढ़ाता है। काव्या, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, ये सब देखकर सन्न रह जाती है। गाने की अगली लाइन शुरू होती है। अथर्व ईशा के पीछे जाकर अपनी हथेली से उसकी आंखें ढक देता है। ईशा मुस्कुराते हुए उसका हाथ नीचे करती है, घूमकर देखती है। फिर अगली लाइन पर वो भी खेल खेल में अथर्व की आंखें बंद कर देती है। कुछ ही देर में अथर्व उसका हाथ पकड़ता है, दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने सीने से लगा लेता है। काव्या का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। वो गुस्से में पास रखी कॉफी टेबल को ठोकर मार देती है। टेबल से गिरकर ईशा का फोन जमीन पर आ गिरता है और बंद हो जाता है। गाना अचानक रुक जाता है। ईशा और अथर्व होश में आते हैं। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अथर्व गंभीर लहजे में, डॉक्टर ने अभी कहा भी नहीं कि तुम्हारा पैर पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं, और तुम डांस करने लगी। ईशा मासूमियत से, हम क्या करें? डांस करने की बहुत इच्छा हो रही थी, खुद को रोक नहीं पाए। अथर्व ताना मारते हुए, अच्छा बताओ, किस चीज पर तुम्हारा कंट्रोल है? ना खाने पर, ना बोलने पर, ना आंसू बहाने पर, ना हंसने पर, ना सोने पर, और मुझसे झगड़ा करने पर तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो लगता है तुम पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो। ईशा मुंह फुलाते हुए, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अथर्व, और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ईशा गुस्से में फोन उठाने जाती है। फोन टूटा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये फोन उसने बहुत मेहनत से पैसे जोड़कर खरीदा था। काव्या वहां से जा चुकी थी। वो अथर्व और ईशा को साथ देखकर अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ईशा रो रही थी। टूटे फोन को देखकर उसकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अथर्व प्यार से उसके पास आकर, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए रोना बंद करो। ईशा मासूमियत से, पर हमारा फोन टूट गया। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि दूसरा फोन ले सकें। पिछली बार इस फोन को लेने के लिए स्कूल की नौकरी के साथ 2-2 जगह ट्यूशन पढ़ाना पड़ा था, तब जाकर पैसे इकट्ठा हुए थे, और अब तो जॉब भी आपकी वजह से चली गई। ना जॉब है ना पैसे। अथर्व ईशा का चेहरा अपने हाथों में लेता है। अथर्व, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? ईशा उसकी आंखों में देखती है, मासूम सी आवाज में कहती है, ईशा, पर सच में हमारे पास पैसे नहीं है। अथर्व की हंसी छूट जाती है। उसकी हंसी देख ईशा फोन भूलकर बस उसे देखने लगती है। ईशा धीरे से, आप हंसते हुए बहुत प्यारे लगते हो, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। आपकी हंसी में सच में खुशियां बढ़ती हैं। ईशा की बात सुनते ही अथर्व की हंसी अचानक रुक जाती है। ईशा चौंकते हुए, क्या हुआ? हंसना क्यों बंद कर दिया? सच कह रही हूँ, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अगर आप मुस्कुराया करें तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अथर्व एटीट्यूड से भौं उठाते हुए, तुम्हें शायद पता नहीं, बिना मुस्कुराए भी लड़कियां मेरे पीछे पागल हैं। जानती हो क्यों? ईशा सच्चाई से, हाँ जानती हूँ। आप हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो और अच्छे बिजनेसमैन भी, तो लड़कियां तो आप पर मरेंगी ही ना। अथर्व झट से पूछता है। अथर्व, तो क्या तुम भी मुझ पर मरती हो?
उसका सवाल सुनकर ईशा सन्न रह जाती है। हकलाते हुए बस कह पाती है, ईशा, मैं? अथर्व, ये मैं क्या कर रही हो? जवाब दो, क्या तुम भी मुझ पर मरती हो? ईशा के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने ही जज्बातों में उलझी हुई थी। प्यार है या बस आकर्षण, उसे खुद नहीं समझ आ रहा था। अथर्व को लेकिन साफ पता था, वो ईशा से प्यार करने लगा था और अब उसके दिल की बात जानना चाहता था। ईशा जवाब देने से बचती है, फोन उठाकर वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, अथर्व आवाज देता है, अथर्व, सुनो बीवी, अगर चाहो तो मैं तुम्हें फोन लाकर दे सकता हूँ। ईशा झट से पलटकर, नहीं, हमें फोन नहीं चाहिए। अथर्व कंफ्यूज होकर, पर क्यों? ईशा दृढ़ स्वर में, क्योंकि हम अपनी मेहनत से फोन लेना चाहते हैं, आपके पैसों से नहीं। हम उन लड़कियों में से नहीं जो पति के पैसों पर ऐश करती हैं। हम तो अपने पैसों से अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। अथर्व का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसकी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने ये कहा था कि उसे उसके पैसों की परवाह नहीं। अथर्व, अगर ऐसा है तो मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? मेरी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट खाली है। वैसे भी तुम्हारा पैर अब ठीक है। ईशा, पर मेरी तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई। अथर्व, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। स्कूल वाली जॉब मेरी वजह से गई तो ये ऑफर कर रहा हूँ, और तुम्हें स्कूल से मिलने वाली सैलरी से 3 गुना ज्यादा मिलेगी। ईशा हैरानी से, 3 गुना ज्यादा क्यों? अथर्व डेविल स्माइल के साथ, क्योंकि मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनना इतना भी आसान नहीं है। ईशा चिढ़कर, क्यों? क्या आप सबको डराते हैं जैसे मुझे डराते हैं? अथर्व गुस्से से, क्या मैं तुम्हें राक्षस लगता हूँ? ईशा शरारत से, राक्षस तो नहीं, लेकिन राक्षस से कम भी नहीं लगते। अथर्व झल्लाकर, तुमसे बात करना बेकार है, पागल कहीं की। वो गुस्से में कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर बाहर आता है। डिनर के बाद वो ईशा से कहता है, अथर्व, क्या तुम सुबह ऑफिस चलोगी? ईशा खुशी से, हाँ जरूर, वैसे भी मुझे बिजनेस मैनेजमेंट पसंद है, आपसे सीखने का मौका मिला तो जरूर सीखूंगी। अथर्व, ठीक है, सुबह 8 बजे निकलेंगे। अब सो जाओ, और हाँ, सोने से पहले पैर पर दवा लगा लेना। ईशा चौंक कर, पर आपको कैसे पता कि अभी भी दर्द है? अथर्व हल्की स्माइल के साथ, तुमसे जुड़ी कोई भी बात मुझे पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईशा मजाक में, हाँ सही है, घर के सारे कैमरे मेरे ऊपर ही लगाए हैं ना? अथर्व हैरान होकर, क्या? प्लीज ये ख्याल निकाल दो, तुम्हें देखने के लिए मेरी 2 आंखें ही काफी हैं। अब सो जाओ, वरना सुबह बाल्टी भर पानी डाल दूंगा। ईशा मुंह बनाकर कहती है। ईशा, प्यार से उठाना तो आता ही नहीं, गुस्सा हर वक्त नाक पर। थोड़ी देर बाद ईशा दवा लगाकर सो जाती है। रात के 12 बजे अथर्व स्टडी रूम से लौटता है। देखता है कि ईशा पूरे बेड पर बच्चों की तरह फैली पड़ी है। उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। अथर्व धीरे से, ये मिनी कुंभकर्ण है, किंग साइज बेड भी छोटा पड़ जाता है। वो ईशा को ठीक से सुलाता है, उसके माथे पर किस करता है और उसे बाहों में लेकर खुद भी सो जाता है। सुबह के 5:30 बजे अथर्व के फोन का अलार्म बजता है। वो उठकर अलार्म बंद करता है और पास सोई ईशा को देखता है। ईशा सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। अथर्व उसके माथे और होठों पर हल्का सा किस करता है और फिर जिम के लिए चला जाता है। 1 घंटे बाद जब वो लौटता है, ईशा अभी भी सो रही होती है। अथर्व गुस्से में ब्लैंकेट खींच लेता है और ईशा को गोद में उठाकर सीधा बाथटब के ठंडे पानी में डाल देता है। ईशा चीखते हुए, ये क्या किया तुमने? अगर मैं मर जाती तो? अथर्व सख्त लहजे में, तो मैं क्या करता? कल ही कहा था 8 बजे ऑफिस जाना है, अभी देखो 6:30 बज रहे हैं और तुम सो रही हो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ईशा गुस्से में, ठीक है, अब बाहर जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ईशा वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरोब पहने बाहर आती है और सामने बेड पर बैठा अथर्व उसे देख रहा होता है। शर्म से लाल ईशा तुरंत ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। अथर्व, जिसे अचानक प्यास सी लगने लगी थी, खुद को संभालने शावर ऑन कर देता है। थोड़ी देर बाद ईशा तैयार होकर निकलती है। ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट, खुले बाल और हल्का मेकअप। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नीचे जाकर वो नाश्ता सर्व करने लगती है। अथर्व को सिर्फ शेफ या अब ईशा ही खाना बनाकर दे सकती थी। इसी वजह से ईशा उसके करीब आती जा रही थी और काव्या के दिल में जलन और भी बढ़ रही थी। नाश्ते के बाद अथर्व और ईशा ऑफिस के लिए निकलते हैं। कार में अथर्व लैपटॉप पर काम करता है, जबकि ईशा खिड़की से आती ठंडी हवा का मजा ले रही थी। उसके खुले बाल हवा में उड़ते हुए चेहरे पर गिर रहे थे और अथर्व बार बार उसे देख रहा था। ऑफिस पहुंचकर अथर्व सीधा अपनी पर्सनल लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। ईशा का फोन सीट के नीचे गिर गया था, इसलिए वो थोड़ी देर पीछे रह गई। फोन उठाकर जैसे ही वो लिफ्ट में आती है, तभी एक लड़का राहुल भी लिफ्ट में आ जाता है। ईशा 35वां फ्लोर दबाती है।
लेकिन बीच में लिफ्ट अचानक रुक जाती है। अंधेरे और बंद जगह से ईशा को डर लगता था। वो पैनिक करने लगती है, दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगती है। ईशा रोते हुए, दरवाजा खोलो, मुझे घुटन हो रही है, प्लीज निकालो मुझे। राहुल शांत कराने की कोशिश में, मिस प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। इधर अथर्व अपने केबिन में था। उसे ईशा नजर नहीं आई तो उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की। वो देखता है लिफ्ट रुकी हुई है और अंदर कोई पैनिक कर रहा है। अथर्व तुरंत गार्ड्स को जनरेटर ऑन करने का ऑर्डर देता है। लिफ्ट चालू होते ही रोशनी आती है और स्क्रीन पर साफ नजर आता है ईशा राहुल की बाहों में है। ईशा घुटन की वजह से बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर अथर्व की आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से लिफ्ट की तरफ भागता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राहुल ईशा को संभाले खड़ा होता है। अथर्व लाल आंखों से राहुल को घूरता है और बिना एक शब्द कहे ईशा को अपनी बाहों में उठाकर अपने कैबिन के सीक्रेट रूम में ले जाता है। वहां जाकर वो ईशा को बेड पर लिटा देता है। ईशा धीरे धीरे होश में आती है। अथर्व उसे देख रहा था, गुस्से और तड़प के बीच। ईशा की शर्ट के बटन थोड़े खुले थे और उसकी नजर वहां चली जाती है। जैसे ही ईशा आंखें खोलती है, अथर्व झुककर उसके होठों को अपने होठों से दबा देता है। ये किस बहुत रफ और वाइल्ड था। ईशा दर्द से छटपटा रही थी, उसे धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर जितनी वो कोशिश करती, अथर्व की पकड़ उतनी ही मजबूत हो जाती। अथर्व ईशा को इतने वाइल्ड और पेशेंस से किस कर रहा था कि उसकी आहें दबकर रह गईं। वो पूरी तरह अथर्व के नीचे दब चुकी थी। अथर्व की पकड़ इतनी मजबूत थी कि ईशा छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकार। उसके होंठ लगातार गहराई तक जाते रहे। अथर्व ने ईशा के दोनों हाथ पकड़कर बेड पर दबा दिए और दूसरे हाथ से उसकी बॉडी को छूने लगा, लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। वो और भी रेस्टलेस होता जा रहा था। ईशा की हालत बिगड़ने लगी। सांस न ले पाने और दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई। ये महसूस होते ही अथर्व एकदम पीछे हट गया और उसे देखने लगा। ईशा का चेहरा लाल हो चुका था, उसके होंठ सूज गए थे। जैसे ही अथर्व दूर हुआ, ईशा ने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो संभली और नजरें कमरे में दौड़ाईं तो देखा कमरा खाली है। बस वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। अथर्व शॉवर के नीचे खड़ा था। उसकी सफेद शर्ट भीगकर बदन से चिपक गई थी। सिक्स पैक, ब्रॉड चेस्ट, सब साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। उसे बार बार याद आ रहा था ईशा राहुल की बाहों में। कुछ देर बाद अथर्व बाहर आया, कमर पर तौलिया बांधे, फिर ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर तैयार हो गया। अपने केबिन में लौटते ही उसने देखा ईशा वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अथर्व सख्त लहजे में, ये फाइल्स कल सुबह तक पूरी चाहिए। उसने 10-15 फाइल्स ईशा के हाथ में थमा दी। ईशा मासूमियत से, लेकिन मैं इतना काम अकेले कैसे करूंगी, और आज तो मेरा पहला दिन है ऑफिस। अथर्व गुस्से से रोकते हुए, पहला दिन है तो क्या मैं तुम्हें काम ना दूं? फालतू की सैलरी लेना चाहती हो क्या? चुपचाप जाकर काम पूरा करो। सुबह 8 बजे ये सारी फाइलें मेरी टेबल पर चाहिए, वरना कल से तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अथर्व की बात सुनकर ईशा का दिल टूट गया। जहां कुछ दिन पहले वो उसके करीब आ रहा था, आज फिर वही पुराना डरावना अथर्व उसके सामने खड़ा था। दुखी मन से ईशा फाइल्स लेकर अपने केबिन चली गई। उसका केबिन बिल्कुल पास था, जहां से अथर्व उसे साफ देख सकता था, क्योंकि दोनों के बीच एक ट्रांसपेरेंट ग्लास था, जिससे अथर्व तो ईशा को देख पाता था, लेकिन ईशा अथर्व को नहीं। सुबह से दोपहर हो जाती है और उसी के साथ लंच टाइम भी। ईशा का आज फास्ट था, जिसकी वजह से वो कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए वो चुपचाप बैठकर अपना काम करने में लगी हुई थी कि तभी उसके पास राहुल आता है, जो कि सुबह उसे लिफ्ट में मिला था। राहुल को देखकर ईशा कहती है, आप यहाँ कैसे? कुछ काम था। राहुल मुस्कुरा के कहता है, नहीं कोई काम नहीं था, दरअसल मैं सर को एक फाइल देने आया था तो तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गया। वैसे अभी लंच टाइम है, पर तुम अभी भी काम कर रही हो। ईशा भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ सर ने कुछ इंपॉर्टेंट फाइल कंप्लीट करने के लिए दी है और ये बहुत ज्यादा है, और साथ ही मुझे कल सुबह 8 बजे सारी फाइल्स मांगी है, उन्हीं को कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। वैसे भी आज मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खा नहीं सकती, इसलिए सोचा काम ही कर लूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। राहुल मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, लगता है भगवान को बहुत मानती हो। ईशा, हाँ बिल्कुल मानती हूँ। राहुल, ठीक है तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाता हूँ। वैसे तुम चाय लोगी या फिर कॉफी? ईशा मुस्कुराकर, आई एम अ टी लवर, तो एक अच्छी चाय। राहुल मुस्कुराकर, ठीक है मैं थोड़ी देर में भिजवाता हूँ। राहुल के जाने के बाद ईशा एक बार फिर से काम करने लगती है, पर वही दो आंखें जो कब से दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। उन आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, इतना गुस्सा कि गुस्से की वजह से उसकी आंखें सुर्खलाल थीं। अथर्व जो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास से ईशा को और राहुल को बात करते हुए देख रहा था, जिसे देख अथर्व का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
जिस वजह से अथर्व अपने हाथ में पड़े पानी के गिलास को उठाकर जमीन पर फेंक देता है और साथ ही पूरे केबिन को तहस नहस करने लग जाता है। अथर्व सारी चीजों को उठाकर पटकने लगता है। कुछ ही देर में केबिन का हाल ऐसा था जैसे वहां पर अभी अभी कोई भूकंप आया हो। पारस, जो कि अभी अभी अथर्व के पास कुछ काम से आया था, वो केबिन के अंदर आते ही हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसे ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि अथर्व को सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। पारस को वहां देखकर अथर्व अपनी लाल आंखों से पारस को देखा है और फिर वहां से निकल जाता है और कुछ ही देर में अथर्व कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल जाता है। अथर्व के जाने के बाद पारस पूरे केबिन को क्लीन करवाता है। अथर्व का गुस्सा इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल जाता है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में ईशा को चोट नहीं पहचाना चाहता था। थोड़ी देर बाद राहुल ईशा के लिए चाय लेकर आता है और साथ में खुद के लिए। दोनों ईशा के केबिन में बैठकर बातें करते हैं और साथ ही चाय को एंजॉय करते हैं। चाय खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और राहुल जाते हुए कहता है, कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे कॉल जरूर करना। ईशा मुस्कुराकर कहती है, जरूर। राहुल जाने को होता है कि तभी ईशा राहुल से कहती है, राहुल सुनो। ईशा की बात सुनकर राहुल पलटकर ईशा को देखता है तो ईशा कहती है, थैंक यू सो मच। राहुल कंफ्यूज होकर कहता है, थैंक यू, पर थैंक यू किस लिए? ईशा, आपने सुबह मेरी मदद की, उसके लिए थैंक यू सो मच। राहुल, वो मेरा फर्ज था और अब तो तुम मेरी दोस्त हो तो थैंक यू, सॉरी, हमारे बीच में रहने दो। राहुल की बात सुनकर ईशा मुस्कुराती है। राहुल भी मुस्कुराता है और उसके बाद राहुल वहां से चला जाता है। एक ही दिन में राहुल और ईशा की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन फिर भी ईशा से वो फाइल्स कंप्लीट नहीं होती। ईशा ने 10 फाइल कंप्लीट कर दी थी, पर अभी भी 5 फाइल बाकी थी जिन्हें ईशा कंप्लीट करने में लगी हुई थी। सभी लोग ऑफिस से जाने लगे थे। जब आधी से ज्यादा ऑफिस खाली हो जाता है तब राहुल ईशा के पास आता है। राहुल को देख ईशा कहती है, तुम अभी तक गए नहीं? राहुल, तुम भी तो नहीं गए। ईशा मासूमियत से कहती है, कैसे जाएं, अभी भी हमारी 5 फाइल्स बाकी है और हमें सुबह तक कंप्लीट करके देनी है, वरना सर बहुत चिल्लाएंगे। राहुल कहता है, तुम ऐसा करो, फाइल्स अपने साथ घर ले जाओ और सुबह तक कंप्लीट करके घर से ले आना। तुम्हारा रात को यहाँ अकेले रहना सही नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ईशा घर तो जाना चाहती थी, पर अथर्व के साथ, और अथर्व अभी तक आया नहीं था, इसलिए ईशा राहुल को मना करते हुए कहती है, नहीं, मैं थोड़ी देर बाद में चली जाऊंगी, तुम जाओ। ईशा के मना करने पर राहुल वहां से चला जाता है। ईशा फिर से अपना काम करने लगती है। पूरा ऑफिस खाली हो गया था, पर फिर भी ईशा अभी तक काम कर रही थी और साथ ही लगातार अथर्व को कॉल भी कर रही थी। ईशा ने अब तक अथर्व को 50 से भी ज्यादा कॉल कर दी थी, पर अथर्व ईशा की एक भी कॉल को पिक नहीं करता। ऑफिस से सब चले गए थे, पर अभी तक ईशा वहीं पर थी कि तभी उसके पास पारस आता है। पारस को देख ईशा कहती है, आप यहाँ, और मिस्टर राठौड़ कहाँ हैं? मैं उनके केबिन में भी गई थी, पर वो वहां नहीं है। पारस शांति से जवाब देते हुए कहता है, मैडम वो किसी जरूरी मीटिंग से बाहर गए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आपको घर छोड़ दूं। पारस की बात सुनकर ईशा कहती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। उसके बाद ईशा अपना सामान ले पारस के साथ राठौड़ मेंशन के लिए निकल जाती हैं। कुछ देर बाद पारस और ईशा राठौड़ मेंशन पहुंचते हैं। पारस ईशा को राठौड़ मेंशन छोड़कर अथर्व के पास जाने लगता है। अथर्व, जो कि इस वक्त शिमला शहर के मशहूर क्लब द नाइट में मौजूद था और लगातार शराब पर शराब पिए जा रहा था। अथर्व क्लब में लगे सोफे पर बैठकर ग्लास पर गिलास शराब पिए जा रहा था कि तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसने गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी थी। वो अथर्व के पास आकर अथर्व के कंधे पर हाथ रखती है और अथर्व की कंधे पर चलाने लगती है। इस लड़की का नाम माया है, जो कि बाकी लड़कियों की तरह ही अथर्व को पाना चाहते हैं, पर आज तक उसकी हसरत पूरी नहीं हुई। लेकिन शायद आज उसकी हसरत पूरी होने वाली थी, क्योंकि अथर्व को माया में ईशा दिखाई दे रही थी। माया के अथर्व को टच करने पर भी जब अथर्व उसे मना नहीं करता तो माया की हिम्मत जैसे बढ़ जाती है और वो अथर्व की बॉडी पर अपने हाथ को चलाते हुए अथर्व की थाई पर आकर बैठ जाती है। माया के ऐसा करते ही अथर्व अपनी नशीली लाल आंखों से माया को देखता है। माया बड़ी ही सेडक्टिव नजरों से अथर्व को देखने लगती है। अथर्व अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, जो तुम कर रही हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माया सेडक्टिव टोन में कहती है, अंजाम की परवाह किसे है, हम तो आपके होना चाहते हैं। ये कहते हुए माया अथर्व का हाथ अपने गाल पर लेकर जाती है। अथर्व माया के गाल को अपने अंगूठे से रब करने लगता है और फिर धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की ओर बढ़ाने लगता है। अथर्व का हाथ माया की क्लीवेज पर आता है और फिर चेस्ट पर और फिर नीचे आते हुए उसकी कमर पर। अथर्व माया को देखते हुए कहता है, फिर मत कहना कि मैंने गलत किया है। माया अपनी एक उंगली को अथर्व के चेहरे पर फिराते हुए कहती है, मैंने भी कहा ना, अंजाम की परवाह किसे है, मुझे तो आपके प्यार की आग में जलना है। माया की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है
और वो झट से माया को अपनी गोद में उठा लेता है और क्लब के बने रूम में चला जाता है। रूम में जाते ही अथर्व माया को बेड पर पटक देता है। अथर्व माया के करीब आता है और उसे पर झुककर माया की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और बेइंतहा चुमने लगता है। थोड़ी ही देर में कमरे के अंदर अथर्व और माया की गहरी सांसों की आवाज आने लगती है। अथर्व और माया एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। माया अथर्व को किस करते हुए अथर्व के कोट को निकालकर साइड कर देती है और फिर उसकी शर्ट को भी खोल अपने हाथ अथर्व की पीठ पर फिराने लगती है। अथर्व भी माया की ड्रेस को निकाल देता है। माया अथर्व को धक्का देती है जिससे अथर्व बेड पर आ जाता है। माया अथर्व के ऊपर आकर उसकी ब्रॉड चेस्ट को चूमने लगती है। माया के होठों को महसूस करते हुए अथर्व के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी और साथ ही अथर्व का सीना जलने लगा था, जिस वजह से अथर्व ने अपनी मुठिया बना ली। अथर्व माया को अपने नीचे करता है और एक बार फिर से उसे बेइंतहा चुमने लगता है, लेकिन ये सब करना उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा था। वो बिल्कुल रेस्टलेस हो रहा था। फिर भी अथर्व माया को गर्दन पर किस किए जा रहा था। अथर्व माया से थोड़ा दूर हटता है और माया के चेहरे को देखते हुए अथर्व को माया के चेहरे में ईशा का चेहरा नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए अथर्व कहता है, बीवी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। थोड़े ही समय में तुम मेरा सब कुछ बन गई हो। इस दिल में आज तक कभी कोई जगह नहीं बना पाया, पर तुम पहली लड़की हो जिसने इस दिल में अपनी जगह बनाई है। लेकिन उसके बाद भी ये दिल बहुत जलता है। जब भी मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ, तुम्हें किसी और से मुस्कुराकर बातें करते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मन करता है कि मैं पूरी दुनिया जला दूं और तुम्हें ऐसी सजा दूं जो तुमने कभी न सोची हो। इसलिए मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे शरीर पर, तुम पर, तुम्हारी आत्मा पर, तुमसे जुड़ी हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। तुम सिर्फ मेरी हो। तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरी है और मुझे नहीं पसंद कि मेरी चीजों पर कोई और नजर डाले। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईशा। अथर्व की बातें सुनते हुए माया का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अथर्व का चेहरा पकड़कर कहती है, तुम क्या कह रहे हो और किसकी बातें कर रहे हो? मेरा नाम ईशा नहीं है, मेरा नाम माया है। जैसे ही अथर्व ये सुनता है, उसका नशा एक पल में गायब हो जाता है। वो जल्दी से माया के ऊपर से उठता है और गुस्से से उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है, जिससे माया का शरीर ढक जाता है। इसके बाद अथर्व अपनी शर्ट पहनने लगता है। अथर्व को जाते हुए देख माया कहती है, क्या हुआ मिस्टर राठौड़, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं। अथर्व व्यंग्य से मुस्कुराता है और कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुम कुछ करने लायक नहीं हो। और वैसे भी मुझे तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो अपने मतलब के लिए न जाने किस किस के साथ रातें रंगीन करती हैं। ये सुनकर माया गुस्से से कहती है, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर राठौड़। अथर्व बहुत एटीट्यूड में माया के पास जाता है। वो माया के गालों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए कहता है, लिमिट मैंने नहीं, तुमने क्रॉस की है। जब तुम्हें पता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं, तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मुझे वही शख्स पसंद है जो जेन्युइन हो, और जो जेन्युइन नहीं होता उसकी अथर्व राठौड़ की जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपना मुंह बंद रखो, समझी? वरना तुम अंजाम सोच भी नहीं सकती। जो हरकत तुमने की है उसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को रातों रात बर्बाद कर सकता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, अगर अपनी बर्बादी नहीं देखना चाहती तो चुप रहो। अथर्व के जाने के बाद माया गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, गलत कह दिया तुमने अथर्व राठौड़। माया नाम है मेरा। वादा करती हूँ, आज तुम मुझे ठुकरा कर गए हो, लेकिन एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगे। और रही बात उस लड़की की जिसे तुम नाम ले रहे थे, तो बहुत जल्द वो इस दुनिया से गायब हो जाएगी। घर पहुंचने के बाद ईशा अपने रूम में जाने लगती है। अभी ईशा सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि तभी अनुपमा जी की आवाज आती है, ईशा। ईशा पीछे पलटकर उन्हें देखती है। अनुपमा जी पूछती है, बेटा इतना लेट कैसे, और अथर्व कहाँ है? ईशा जवाब देती है, हम काम कर रहे थे तो वक्त का पता ही नहीं चला, और वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं, इसलिए लेट आएंगे। अनुपमा जी मुस्कुराती हैं। ईशा के गाल पे हाथ रखकर कहती हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, खाना खाया आपने? ईशा मासूमियत से कहती है, नहीं, बहुत भूख लगी है। अनुपमा जी मुस्कुराकर कहती हैं, आप जल्दी से जाकर हाथ मुंह धोकर आ जाइए, तब तक मैं खाना गर्म कर देती हूँ। ईशा अपने रूम में चली जाती है। अनुपमा जी रसोई में जाकर खाना गर्म करने लगती हैं। रात के 10 बजे थे। थोड़ी देर बाद ईशा फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। अनुपमा जी प्यार से ईशा को खाना सर्व करती हैं। ईशा भी मुस्कुराते हुए खाने लगती है। खाना खाते खाते वो अनुपमा जी से ढेर सारी बातें और हंसी मजाक करती हैं। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे असली माँ बेटी हों। तभी वहां अमन आता है। जी हाँ, वही अमन, ईशा का देवर। वो भी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। लेकिन अमन के आते ही ईशा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अमन लगातार ईशा को अजीब नजरों से देख रहा था। ईशा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। उसी वक्त ईशा को खांसी हो जाती है। वो जोर जोर से खांसने लगती है।
अमन तुरंत उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। अनुपमा जी पानी लाने जाती हैं। अमन के हाथों का स्पर्श ईशा को घबराहट से भर देता है। उसका डर उसके चेहरे पर साफ झलकता है। अनुपमा जी पानी लाकर ईशा को देती हैं। पानी पीकर ईशा जल्दी से कहती है, माँ, हमारा खाना हो गया। वो टेबल से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अनुपमा जी प्लेट समेटकर किचन चली जाती हैं। लेकिन अमन ईशा को जाते हुए देख अपने सीने पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, भाभी जान, कब तक बचेंगी आप हमसे? 1 महीने से ऊपर हो गया आपको देखते हुए। दिल तो करता है कि आपको अपने सीने से लगा लूं। भैया की चॉइस लाजवाब है। बहुत जल्द आपको अपना बनाकर रहूंगा। ईशा रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी हालत खराब थी। वो पसीने से भीगी हुई तेज सांस ले रही थी। ये पहली बार नहीं था। बीते 1 महीने में अमन कई बार ऐसा कर चुका था। कभी हाथ पकड़ना, कभी कंधे पर हाथ रखना, यहाँ तक कि एक बार तो उसने ईशा की कमर तक पकड़ ली थी। सबके सामने अमन खुद को ईशा का ख्याल रखने वाला देवर दिखाता था, लेकिन उसका छूने और देखने का तरीका गंदा था। ये बात अभी तक अथर्व को भी पता नहीं थी। ईशा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अथर्व को सब बता सके, और इसी का फायदा अमन उठा रहा था। ईशा बेड पर बैठ जाती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वो अथर्व को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ देर बाद ईशा स्टडी रूम में चली जाती है। उसे अभी 3 फाइल्स पूरी करनी थी। काम करते करते वो एक जगह अटक जाती है। तभी उसे राहुल याद आता है। वो तुरंत राहुल को कॉल कर देती है। राहुल कॉल उठाता है और कहता है, नहीं ईशा, तुमने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तो काम कर रहा था। लेकिन तुम इतनी रात को कैसे कॉल कर रही हो? सब ठीक तो है? ईशा मासूमियत से कहती है, इतना सारा काम है, नींद कहाँ से आएगी? मेरी नींद ही उड़ गई है। राहुल हंस पड़ता है। ईशा पूछती है, तुम क्यों हंस रहे हो? राहुल कहता है, अक्सर ये हमारे साथ भी होता है। सर को पेंडिंग काम बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए एक साथ बहुत सारा काम दे देते हैं। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कितनी हेल्प चाहिए? ईशा कहती है, बस लास्ट फाइल है, उसमें एक पॉइंट समझ नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें कॉल किया। राहुल उसे समझाता है। ईशा खुश होकर कहती है, थैंक यू सो मच राहुल, सच में तुमने मेरी प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर दी। राहुल हंसते हुए कहता है, सुबह ही तो कहा था, नो सॉरी नो थैंक यू। दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन ईशा को पता नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि अथर्व था, जो अभी अभी क्लब से लौटा था। रात के 12:30 बजे थे। ईशा को किसी और के साथ हंसते देख अथर्व की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो गुस्से में कदम बढ़ाता है और ईशा के पास पहुंचकर उसका फोन छीन लेता है। फोन गुस्से से फर्श पर फेंक देता है। फोन के टुकड़े बिखर जाते हैं। ईशा दंग रह जाती है। फिर वो अपनी गर्दन घुमाकर अथर्व को देखती है। अथर्व किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। लाल आंखें, माथे पर गुस्से से उभरी नसें। ईशा डर से कांपने लगती है। अथर्व गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? ईशा चुप रहती है। अथर्व का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ईशा को बाजू से पकड़कर स्टडी रूम से बाहर लाता है और उसे बेड पर धक्का दे देता है। ईशा जल्दी से पलटकर अथर्व को देखती है। अथर्व गुस्से में फिर कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया? पहले मुझे अपनी लत लगा दी और अब मुझसे दूर जाना चाहती हो? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? जवाब दो। डरते डरते ईशा कहती है, पर हमने किया क्या है? ईशा ने जवाब तो दे दिया था, क्योंकि उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अथर्व कहना क्या चाह रहा है। लेकिन ईशा का जवाब सुनकर अथर्व को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो ईशा के ऊपर आ उसे बेड पर पुश कर दांत पीसते हुए कहता है, क्या किया है तुमने? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? ईशा डरते हुए कहती है, हम सच में नहीं जानते कि आप क्यों गुस्सा हैं। क्या हमसे कोई गलती हुई है? अथर्व गुस्से से कहता है, गलती? तुमने गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है। अथर्व की पकड़ ईशा पर बहुत ज्यादा थी। इस वजह से ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज लीव मी। अथर्व दांत पीसते हुए कहता है, और उस दर्द का क्या जो तुम मुझे दे रही हो? ईशा रोते हुए थोड़े गुस्से से कहती है, पर मैंने किया क्या है? मुझे बताओ तो सही। जब तुम मुझे बताओगे ही नहीं कि मैंने क्या किया है तो मुझे पता कैसे चलेगा? ईशा की ऊंची आवाज सुनकर अथर्व का पारा और चढ़ जाता है। वो हैवानियत पर उतर आता है। अब अथर्व ईशा को कोई जवाब नहीं देता और न ही कोई सवाल करता है। अथर्व ने अचानक हिंसक रूप अपनाया। वो कुछ समय तक रोकने की कोशिश करते हुए ईशा पर नियंत्रण बनाए रखता है। ईशा चिल्लाती है, घबराती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान उसे चोटें लग जाती हैं और वो बहुत परेशान हो उठती है। कुछ समय बाद अथर्व की क्रूरता थमी। कमरे में चीखें दब गईं क्योंकि दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं। अथर्व अचानक कमरे से निकल जाता है। रात के 3:30 बज रहे थे। अथर्व के जाने के बाद ईशा बहुत मुश्किल से अपने कपड़े पहनती है। थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। रात बीतती है और सवेरा होता है।
सुबह के 6 बजे अथर्व जो क्लब गया था वापस आता है। घर में सब लोग सो रहे थे। जैसे ही अथर्व रूम का दरवाजा खोलता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि सामने ईशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ईशा का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसका नूर खो गया था। अथर्व का गुस्सा अभी भी शांत नहीं था, लेकिन ईशा को इस हालत में देख वो हैरान रह जाता है। एक पल के लिए तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह जल्दी से ईशा की ओर बढ़ता है, उसे बाहों में उठाकर गाल थपथपाते हुए कहता है, ईशु, ईशु, आंखें खोलो, ओपन योर आईज। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी ईशा आंखें नहीं खोलती। अथर्व घबरा जाता है। वो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। अथर्व नीचे आकर ईशा को गाड़ी की पीछे की सीट पर लेटा देता है और राठौड़ मेंशन से निकल जाता है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में एक सीनियर महिला डॉक्टर ईशा की जांच करती हैं और अथर्व को बुलाती हैं। डॉक्टर की बातें गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि ईशा की हालत चिंताजनक है। उनकी बॉडी पर चोटें और असुरक्षित व्यवहार के निशान हैं। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि मरीज को तुरंत केयर और आराम की जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व चुप हो जाता है। डॉक्टर सब कुछ विस्तार से बताती हैं और आग्रह करती हैं कि अब से ईशा के साथ संवेदनशील और देखभाल भरा व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने तक किसी भी तरह की शारीरिक अंतरंगता नहीं होनी चाहिए और उसे आराम व चिकित्सा की जरूरत है। डॉक्टर की सलाह सुनकर अथर्व का मन कुछ बदलता है। वो बिना कुछ कहे चलता बना रहता है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता दिखती है। हॉस्पिटल में एक पल के लिए अथर्व का ध्यान उस एक जोड़े पर भी टिका जो खुशी खुशी साथ थे, एक गर्भवती लड़की और उसका साथी। उनका परस्पर स्नेह देखकर अथर्व के चेहरे पर अनायास ही नरमी आ जाती है। कुछ देर बाद वो फिर से ईशा की ओर लौटता है। ईशा के वार्ड में जाते ही अथर्व उसे देखते हुए बहुत प्रभावित होता है। नर्स बताती है कि ईशा को कुछ घंटों में होश आ सकते हैं और इस वक्त उनकी खास देखभाल जरूरी है। नर्स कहती है कि आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, पर ध्यान रखें कि उनकी पूरी तरह से केयर की जरूरत है। अथर्व ईशा के पास बैठता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके बाल सहलाता है। काफी देर तक वो चुपचाप बैठा रहता है और फिर उसकी आंखों में कुछ आंसू छलक आते हैं। वो धीरे से कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने गुस्से में हद पार कर दी। मुझे माफ कर दो। मैं अब तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। 1 घंटे बाद गौतम और बाकी बॉडीगार्ड हॉस्पिटल पहुंचते हैं। गौतम आते ही वार्ड नंबर पूछकर अंदर आता है और ईशा के पास जाता है। गौतम अथर्व को देखकर कहता है, चलो घर चलते हैं। अथर्व ईशा को संभलकर उठाकर अपनी गोद में लेता है और वार्ड से बाहर निकल जाता है। गाड़ी में वो ईशा के सिर को अपने सीने पर टिकाकर बैठता है। गौतम ड्राइव करता है और बॉडीगार्ड पीछे आते हैं। राठौड़ मेंशन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे कि तभी अथर्व ईशा को अपने हाथों में लेकर अंदर आता है। अनुपमा जी देखकर घबरा जाती हैं और तुरंत पूछती हैं, क्या हुआ? ईशा को क्या हुआ है? तुम उसे कहाँ से लेकर आए हो? अथर्व एक तरह से ठंडा ठंडा जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी होगा तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे जरूरी लगेगा। अनुपमा जी रो पड़ती हैं। संजीव जी उन्हें समझाते हैं कि अथर्व ऐसे ही व्यवहार करता है और वे उसे दिल से न लें, पर अनुपमा जी का दिल भारी था। राठौड़ मेंशन में कुछ लोग अंदर ही जल रहे थे। काव्या और अमन उन लोगों में से थे जो ईशा और अथर्व को देखकर परेशानी महसूस कर रहे थे, पर यह सब अलग बात है। अथर्व ईशा को कमरे में लेकर जाता है, आराम से बेड पर लिटाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो ईशा को ब्लैंकेट उड़ाकर हल्का गुनगुना पानी लेकर आता है और उसे ध्यान से संवारता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे जिन्हें देखकर अथर्व को बुरा लगता है। अथर्व वार्डरोब से सादा कपड़े निकालकर ईशा को पहनाता है। फिर वो खुद नहाकर आता है और पूरे दिन ईशा के साथ ही रहता है। वो ईशा का ध्यान रखता है, डॉक्टर और नर्स की हिदायतों का पालन करता है। दिन 1 बजे तक ईशा के होश नहीं खुले थे, पर अथर्व उनके बगल में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी और वो अपने लैपटॉप को साइड टेबल पर रखकर ईशा के पास ही लेट गया, अपनी बाहों में समेटे ही सो गया। दोपहर के 3 बजे थे, तभी ईशा धीमे धीमे कुछ बड़बड़ाने लगती है। वो कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज डोंट डू दिस, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज स्टॉप। ईशा लगातार नींद में गर्दन को ना में हिलाते हुए यही सारे सेंटेंस बार बार रिपीट कर रही थी। रूम में एसी चल रहा था, उसके बावजूद भी ईशा को पसीना आ रहा था। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ थी। बड़बड़ाने के साथ ही ईशा बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी। इस वजह से अथर्व की नींद जो बहुत हल्की थी खुल जाती है। वो अपनी गर्दन उठाकर ईशा को देखता है जो नींद में झटपटा रही थी, जैसे किसी को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही हो। इस वक्त ईशा इतनी डरी हुई थी कि उस डर की वजह से अब वो रोने भी लगी थी। ईशा को इस तरह देखकर अथर्व बहुत घबरा जाता है। उसके चेहरे पर इस वक्त गिल्ट और दुख दोनों झलक रहे थे। लेकिन ईशा को इस हालत में देख वो अपनी सारी सोच साइड कर तुरंत उठता है। ईशा को अपनी बाहों में लेकर उसके गाल थपथपाते हुए कहता है, ईशा, ईशा,
अथर्व के बार बार कहने पर भी ईशा की आंखें नहीं खुलती, तो वो जोर से चिल्लाता है, ईशा, ईशा, आंखें खोलो। अथर्व की आवाज सुनकर ईशा होश में आती है। होश में आते ही वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ईशा इतना रोती है कि अथर्व के लिए उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। ईशा रोते हुए अथर्व को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और कहती है, गो अवे, चले जाओ यहाँ से, दूर रहो मुझसे। ईशा बार बार यही दोहराती रही। अथर्व उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज तुम शांत हो जाओ। लेकिन उसकी बात सुनकर ईशा गुस्से से उसे धक्का देती है। अथर्व थोड़ा पीछे हट जाता है। ईशा रोते हुए कहती है, शांत हो जाऊं? पर कैसे? मैंने जो महसूस किया है, जो अभी मैं महसूस कर रही हूं, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तुम कहते हो शांत हो जाऊं? कैसे? बोलो, कैसे शांत हो जाऊं? जवाब दो। ईशा के सवाल का अथर्व के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप खड़ा रह गया। ईशा को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट रहा हो। ईशा ने बिना कुछ कहे अथर्व से दूर हटना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो बेड से उठती है, उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। अथर्व तुरंत उसकी ओर बढ़कर कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? बहुत दर्द हो रहा है क्या? ईशा अपने आंसू भरे आंखों से उसे देखती है और गुस्से में उसे जोर से धक्का देती है। अथर्व कुछ कदम पीछे हट जाता है। ईशा चिल्लाकर कहती है, क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझे दर्द हो, तकलीफ हो, तुम्हें इससे क्या? आखिर तुम तो यही चाहते थे ना कि मुझे तकलीफ हो ताकि तुम्हें सुकून मिले। तो फिर अब ये झूठी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हो? उसकी बात सुनकर अथर्व शांत आवाज में कहता है, ऐसा कुछ नहीं है ईशा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, पर गुस्से में। अथर्व अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ईशा रोते हुए कहती है, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? कोई खिलौना हूं जिस पर जब चाहो गुस्सा निकाल लो? नहीं मिस्टर अथर्व राठौर, मैं खिलौना नहीं हूं, मैं इंसान हूं। मुझे भी दर्द होता है, पर तुम्हें तो सुकून मिलता है ना मुझे तकलीफ देकर, इसलिए किया ना तुमने ये सब। अथर्व उसकी बात सुनकर गर्दन ना में हिलाता है। नहीं ईशा, ये सच नहीं है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बस एक बार मेरी बात सुन लो, समझ लो, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लेना, पर प्लीज मुझे एक बार समझाने का मौका दो। अथर्व ईशा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ईशा तुरंत कहती है, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ। तुमने सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं, मेरी आत्मा को चोट पहुंचाई है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये कहते ही ईशा जोर से रोने लगती है। अथर्व को उसकी हालत देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका दिल भी भारी हो जाता है। जब वो ईशा को इस तरह रोते हुए नहीं देख पाता, तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसे कसकर गले लगा लेता है। ईशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अथर्व की पकड़ मजबूत थी। वो उसी के सीने पर हाथ मारते हुए कहती है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अथर्व उसे सीने से लगाए कहता है, हाँ मैं बुरा हूँ, तुम्हारा मुझसे नफरत करना सही है, क्योंकि गलती मैंने की है, लेकिन इसकी सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? प्लीज रो मत, गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे दो, खुद को नहीं। ईशा काफी देर तक रोती रहती है, फिर वो अथर्व को खुद से दूर कर देती है। अथर्व भी पीछे हट जाता है। ईशा का चेहरा अब एक्सप्रेशनलेस था। वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर जाकर घुटनों के बल बैठती है और जोर से चीखते हुए रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर अथर्व के दिल पर जैसे चोट पड़ती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ईशा को बहुत दर्द महसूस हो रहा था, इसलिए वो उठकर बाथटब की ओर जाती है और उसमें बैठ जाती है। वो हल्का गुनगुना पानी चलाकर बाथटब भर देती है। धीरे धीरे पानी में लेट जाती है। उधर अथर्व काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था। जब ईशा बाहर नहीं आती, तो वो परेशान होकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, ईशा, ईशा, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। क्या तुम ठीक हो? प्लीज दरवाजा खोलो। काफी देर तक भी ईशा दरवाजा नहीं खोलती, तो अथर्व बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसे फर्श पर गीलेपन का एहसास होता है। नीचे देखकर वो हैरान रह जाता है। वॉशरूम से पानी बाहर फैल रहा था। बिना एक पल गंवाए अथर्व जोर से दरवाजे पर लात मारता है और दरवाजा टूट जाता है। अथर्व जल्दी से वॉशरूम में जाता है और पाता है कि ईशा बाथटब में लेटी हुई है। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत बाथटब के पास जाकर ईशा को बाहर निकालता है। पानी से बाहर आते ही ईशा तेजी से खांसने लगती है। अथर्व ईशा की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है और उसे गले लगा लेता है। ईशा चुपचाप उसके सीने से लगी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर जैसे जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी। ईशा की आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। कुछ देर बाद अथर्व उसे खुद से दूर करता है। नल बंद कर वो ईशा को गोद में उठाकर ड्रेसिंग रूम में ले जाता है और उसे चेयर पर बैठा देता है। घुटनों के बल बैठकर अथर्व गंभीर होकर कहता है, क्या करने जा रही थी तुम? जानता हूँ मैंने गलती की,
पर उसकी सजा मुझे दो, खुद को नहीं। ईशा पलके उठाकर उसे देखती है। उसकी आंखों में फिक्र थी, लेकिन कहीं कोई इमोशन नहीं। ये देखकर अथर्व का दिल टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या का रूम। काव्या अपने कमरे में गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। उसके चेहरे पर नफरत साफ दिखाई दे रही थी। गुस्से में वो खुद से कहती है, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अथर्व उसके करीब आता जा रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा जिससे ईशा को उससे दूर रखा जा सके। पर क्या? कुछ देर सोचने के बाद काव्या अपने ख्यालों में खुद से कहती है, हाँ, एक काम कर सकती हूँ। अथर्व ईशा से दूर नहीं होगा, लेकिन अगर ईशा ही नहीं रहेगी तो अथर्व कुछ नहीं कर सकता। फिर वो खतरनाक इमोशंस के साथ फुसफुसाती है, तैयार हो जाओ ईशा अपनी मौत से मिलने के लिए, क्योंकि मैं अब तुम्हें अथर्व के करीब नहीं देख सकती। जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। अब तुम्हें मरना होगा ताकि अथर्व हमेशा के लिए मेरा हो सके। अथर्व का कमरा। अथर्व ईशा को छोड़कर घर के 3rd फ्लोर पर बने जिम में जाता है। वो अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंक देता है और लगातार पंचिंग बैग पर पंच करता है। बार बार बाथटब में डूबती ईशा याद आती है, जिससे उसे गहरा दर्द होता है। लगभग 1 घंटा गुजर जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल उठाकर कुछ देर बात करने के बाद अथर्व अपनी शर्ट पहनकर वापस कमरे में आता है। इस समय ईशा बालकनी में खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। लालिमा पूरे आसमान में फैली थी और ईशा उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। अथर्व की नजरें ईशा के मासूम चेहरे पर ठहरी हुई थीं। वो उसके पास जाकर उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ते। अथर्व मन ही मन सोचता है, नहीं, अगर मैं पास गया तो ईशा फिर से पैनिक करेगी और दर्द होगा। ये मैं नहीं चाहता। ये सोचकर वो वॉशरूम में चला जाता है। डिनर का वक्त। शाम को डिनर के वक्त अथर्व और ईशा दोनों डाइनिंग टेबल पर नहीं जाते। सर्वेंट उनके लिए खाना कमरे में ले आता है। अथर्व लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था और सर्वेंट को खाना रखते ही भेज देता है। अथर्व लैपटॉप साइड में रखता है। ईशा बेड पर लेटी हुई थी, नींद का नाटक करती हुई। अथर्व उसके पास जाकर सर पर हाथ फेरता है। ईशा, उठ जाओ, खाना खा लो, फिर सो जाना। ईशा चुपचाप लेटी रहती है। अथर्व सोचता है कि वो गहरी नींद में है और खुद काम में लग जाता है। धीरे धीरे ईशा सो जाती है। रात 2 बजे तक काम करने के बाद अथर्व बालकनी में सिगरेट पीने जाता है। लगभग 6-7 सिगरेट पीने के बाद भी वो रुकता नहीं। उसकी नजरें फिर ईशा के चेहरे पर ठहर जाती हैं। अंततः वो सोफे पर लेट जाता है। नींद न आने पर वो उठकर ईशा के बगल में आकर लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। कुछ ही देर में दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह घड़ी में 5 बज रहे थे। ईशा धीरे धीरे आंखें खोलती है, अंगड़ाई लेते हुए उठती है और महसूस करती है कि ऊपर भारीपन है। नीचे देखकर पाती है कि अथर्व पेट के बल आधे से ज्यादा उसके ऊपर सोया हुआ था। एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा बिस्तर पर रखा था। डर से ईशा कांपने लगती है। यह देखकर अथर्व जाग जाता है और गर्दन उठाकर उसे देखता है। प्यार से बैठकर कहता है, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ हुआ क्या? बोलो। ईशा डर के मारे जल्दी जल्दी बेड से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द की वजह से हल्की आह भरती है। अथर्व उसे गोद में उठाकर वॉशरूम ले जाता है। तुम फ्रेश हो जाओ और अगर हेल्प चाहिए तो मुझे बुलाना, मैं बाहर ही हूँ। ईशा चुपचाप खड़ी रहती है। अथर्व वॉशरनी में सिगरेट पीता है। थोड़ी देर बाद ईशा नहाकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। उसकी आहट से अथर्व को पता चल जाता है और वो भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। ड्रेसिंग रूम में आने के बाद ईशा सबसे पहले कपड़े पहनती है। आज उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, जिस पर व्हाइट स्टोन की पतली बॉर्डर और छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे। इसके साथ उसने व्हाइट कलर का ब्लाउज पहना था। साड़ी पहनने के बाद ईशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। ईशा साड़ी पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है और ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। तभी उसे अपने हाथ पर किसी का हाथ महसूस होता है। गर्दन पीछे करके देखती है और पाती है कि वहां कोई और नहीं बल्कि अथर्व है, जो नहाकर आ चुका था। अथर्व ने इस वक्त हमेशा की तरह अपनी कमर पर व्हाइट टॉवल बांधा था। उसके 6 पैक एब्स और ब्रॉड चेस्ट उसे बहुत हैंडसम और चार्मिंग बना रहे थे। ईशा को देखकर वो फिर से घबराने लगती है। अथर्व भी ये महसूस करता है। फिर भी वो ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लगता है। बाल ड्राई होने के बाद अथर्व ड्रायर नीचे रख देता है और ईशा के बाल बनाता है। उसकी मांग में सिंदूर भरता है, हाथों में चूड़ियां पहनाता है। ईशा पूरी तरह से तैयार हो जाती है। अथर्व अपने दोनों हाथ ईशा की कमर के चारों तरफ लपेटकर अपना सिर उसके कंधे पर रखता है और कहता है, देखो तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ईशा आईने में खुद को देखती है। माथे पर बिंदी, होठों पर लिपस्टिक, आंखों में काजल, कानों में इयररिंग्स, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, सब कुछ बिल्कुल सही था। अथर्व ईशा के कंधे पर सिर रखकर प्यार से कहता है, प्लीज मुझसे डरो मत। जब भी तुम्हें डरते हुए देखता हूँ मुझे तकलीफ होती है। ईशा आईने में अथर्व को देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी कोई इमोशन नहीं थे।
लेकिन अथर्व की बात सुन उसकी घबराहट थोड़ी कम होती है। अथर्व की सांसें ईशा को उसके कंधे पर महसूस हो रही थीं। ईशा अंदर ही अंदर और डर रही थी। अथर्व कुछ कहने से पहले ही ईशा अपने हाथ आगे बढ़ाकर अथर्व के हाथों को पेट से अलग कर देती है। अथर्व पीछे हट जाता है और ईशा कमरे में चली जाती है। इसे देखकर अथर्व को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद अथर्व तैयार होकर कमरे में आता है। उसने ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहना था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। ईशा बालकनी से कमरे में आती है और नीचे जाने लगती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व पूछता है, कहाँ जा रही हो? ईशा कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे चलती रहती है। अथर्व एक बार फिर कहता है, मैंने पूछा कहाँ जा रही हो? ईशा फिर भी चुप रहती है। अथर्व फाइल टेबल पर रखकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। कहाँ जा रही हो? मैं कब से पूछ रहा हूँ पर तुम जवाब ही नहीं दे रही हो। ईशा अपनी बेजान आंखों से देखती है और कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कुछ करने से पहले आपको बताना होता है। सॉरी सर, मैं भूल गई। आप मुझे इसके लिए कोई भी सजा दे सकते हैं। अथर्व को यह सुनकर तेज दर्द होता है। वो ईशा को कंधों से पकड़ता है। तुम जैसा सोच रही हो वैसे कुछ नहीं है। तुम्हें अभी भी पेन है, फिर भी तुम जा रही थी। मैं बस पूछ रहा था ताकि मदद कर सकूं। ईशा कहती है, कैसे मदद करेंगे सर? आपने जो मदद की वो बहुत है। वैसे मैं नीचे मंदिर जा रही थी क्योंकि पूजा का वक्त हो गया है। अब बताइए, मुझे जाना है या नहीं? ईशा अपनी बात बीच में छोड़ देती है। इसे देखकर अथर्व उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ईशा देखती है पर कुछ नहीं कहती। अथर्व सीढ़ियों से मंदिर की ओर जाता है। अनुपम जी पूजा की तैयारी कर रही थीं। काव्या बगीचे से फूल लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी और उसकी नजर अथर्व और ईशा पर पड़ती है। अमन भी गुस्से भरी नजरों से देखता है। अथर्व मंदिर में आता है और ईशा को नीचे आराम से उतारता है। वो तुरंत मंदिर से बाहर आ जाता है। तभी उसके फोन पर कॉल आती है। कॉल लेने के लिए वो गार्डन में जाता है। सभी लोग मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। सबसे आगे अनुपम जी और संजीव जी खड़े थे। इसके बाद अमन, काव्या और ईशा। अनुपम जी और संजीव जी आरती कर रहे थे। बाकी लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। कुछ देर बाद अथर्व का कॉल कट जाता है। वो अंदर आता है और रूम की ओर जाता है। तभी उसकी नजर ईशा पर पड़ती है। वो जोर से आवाज लगाता है, ईशा, और तेजी से भागते हुए ईशा की ओर आता है। सभी लोग देख हैरान रह जाते हैं। ईशा की साड़ी में आग लग गई थी। ईशा खुद बुझाने की कोशिश करती है पर आग बढ़ती जाती है। अथर्व पास आता है और आग बुझाने की कोशिश करता है। इसके बावजूद आग नहीं रुकती। उसके हाथ भी जल जाते हैं। ईशा डर से रोने लगती है। सभी नौकर पानी लेने जाते हैं। ईशा की साड़ी का पल्लू जल चुका था। आग अब उसके कंधे तक पहुंच रही थी। अथर्व पागलों की तरह उसे बचाता है और साड़ी निकालकर ईशा की बॉडी से अलग कर देता है। ईशा दोनों हाथों से अपने सीने को कवर कर खड़ी हो जाती है। अमन की आंखें ईशा की खूबसूरती में खो जाती हैं। साड़ी जमीन पर फेंकने के बाद अथर्व जल्दी से ईशा को गले लगा लेता है। ईशा भी खुद को अथर्व में समेट लेती है। अथर्व अपनी धड़कनों के साथ ईशा को सुरक्षित महसूस कराता है। अनुपमा जी जल्दी से रूम में आती हैं और दुपट्टा दे देती हैं। अथर्व इसे लेकर ईशा को ओढ़ाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर प्यार से चूमता है। काव्या को ये देख गुस्सा आता है और वो चली जाती है। अथर्व ईशा के साथ बैठा है। ईशा डर से रोती है लेकिन अथर्व उसे अपने सीने में सुरक्षित महसूस कराता है। चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रिलैक्स करो। और वैसे भी अथर्व के होते हुए कोई उसके प्यार को अलग नहीं कर सकता, ना इंसान ना भगवान। ईशा अभी भी डरी हुई थी लेकिन धीरे धीरे आराम महसूस करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होती है और थोड़ी दूरी बनाकर ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद बाहर आती है और देखती है कि अथर्व कॉफी टेबल से फाइल उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ जल गए थे लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ईशा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अथर्व का हाथ पकड़ लेती है। अथर्व इसे देख चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अथर्व के सोफे पर बैठने के बाद ईशा फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई निकलती है और अथर्व के हाथ को अपने हाथ में लेकर दवाई लगाने लगती है। ईशा को अपनी केयर करता देख अथर्व को अच्छा लगता है। ईशा अभी दवाई लगाई ही रही थी कि तभी अथर्व के दर्द से आह निकल जाती है। इसे देख ईशा मासूमियत भरी नजरों से अथर्व को देखती है और प्यार से कहती है, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? अथर्व, जो कि नाटक कर रहा था, मासूमियत से सर को हाँ में हिलाता है। हाँ, थोड़ी जलन हो रही है। अथर्व को दर्द तो हो रहा था पर उतना नहीं जितना वो ईशा के सामने रिएक्ट कर रहा था। ऐसा दर्द अथर्व के लिए बहुत ही मामूली चीज है क्योंकि अथर्व के दुश्मनों ने कई बार उस पर अटैक किया है और उनमें से एक बार अथर्व को बहुत ज्यादा गहरी चोटें आई हैं। इसलिए ये छोटा सा दर्द अथर्व के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है। अथर्व की बात सुनकर ईशा होठों को गोल कर अथर्व के हाथ पर फूंक मारने लगती है और फूंक मारते हुए दवाई लगाती है।
ईशा को ऐसा करता देख अथर्व के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए ईशा को देखने लगता है। ईशा अथर्व के दोनों हाथों पर दवाई लगाकर पट्टी करने लगती है। अथर्व एकटक ईशा को देख रहा था। बालकनी से आती हुई ठंडी हवा ईशा के बालों को बार बार उसके चेहरे पर लेकर आ रही थी। ईशा ने ब्लैक और डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका गोरा रंग और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रहा था और सादगी में भी ईशा बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। ईशा के चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत थी और इस मासूमियत को देख अथर्व को सुकून मिल रहा था। ईशा अथर्व के हथेलियों पर पट्टी बांध रही थी, पर बार बार बालों की एक लट हवा के झोंके से उसके चेहरे पर आ रही थी। ईशा बार बार उसे पीछे कर रही थी, लेकिन वो लट बार बार ईशा के चेहरे पर लौट आती और ईशा उसे पीछे करती। ईशा को बार बार ऐसा करते देख अथर्व अपने दूसरे हाथ से बालों की लट को ईशा के कान के पीछे कर देता है, जिससे ईशा एक नजर अथर्व को देखती है और फिर वापस से अथर्व के हाथ में पट्टी बांधने लगती है। पट्टी बांधने के बाद ईशा वहां से चली जाती है। अथर्व ईशा से कुछ कहना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कह पाता और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काव्या गुस्से में कमरे के सामान को तहस नहस करने में लगी हुई थी। कुछ ही देर में पूरे रूम का सत्यानाश कर देती है। रूम को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर अभी कई भूकंप आए और सब कुछ तहस नहस हो गया हो। काव्या एक फ्लावर वॉस उठाकर आईने पर मारते हुए नफरत के साथ कहती है, आज तो तुम बच गई ईशा, वो भी सिर्फ मेरे अथर्व की वजह से। उसने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार अथर्व तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हें मरना होगा। तुम मेरे अथर्व के साथ नहीं रह सकती। अथर्व सिर्फ मेरा है और मैं उसे पाकर रहूंगी। थोड़ी देर पहले पूजा घर में सभी लोगों का ध्यान पूजा पर था, पर काव्या का ध्यान पूजा पर नहीं था, बल्कि ईशा पर था, जो उसी के बगल में खड़ी हुई थी। ईशा को देखते हुए काव्या की आंखों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था और गुस्से के साथ नफरत भी। तभी उसकी नजर पास में पड़े घी के कटोरे पर जाती है। घी के कटोरे को देखकर काव्या सबकी नजरों से छुपकर उस घी के कटोरे को ईशा की साड़ी के पल्लू पर डाल देती है और फिर कटोरे को अपनी जगह रख देती है। सभी लोग आरती करने में बिजी थे और इस चीज का फायदा उठाकर काव्या ईशा के पास में दिए को रख देती है और साथ ही ईशा की साड़ी के पल्लू को दिए से लगा देती है। काव्या फिर से अपनी जगह खड़ी हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईशा की साड़ी का पल्लू दिए से लगकर आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे साड़ी जलने लगती है। सभी लोग आरती में बिजी थे, इसलिए किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। इससे पहले कि कुछ गलत होता, अथर्व जाकर ईशा को बचा लेता है। ईशा इस वक्त अनुपमा जी की डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाने में हेल्प कर रही थी। धीरे धीरे सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं, सिवाय अथर्व के, जो अभी भी कमरे में अपना काम कर रहा था। ईशा किचन से जूस लेकर आ रही थी। वहीं दूसरी ओर काव्या भी अपने रूम से डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रही थी कि तभी काव्या ईशा से टकरा जाती है। जैसे ही ईशा काव्या से टकराती है, ईशा के हाथ का सारा जूस काव्या की महंगी डिजाइनर ड्रेस पर गिर जाता है। इसे देख काव्या को बहुत गुस्सा आता है। ईशा जल्दी से टिश्यू पेपर की मदद से काव्या की ड्रेस को साफ करते हुए कहती है, सॉरी काव्या, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो। आई एम सो सॉरी। ईशा माफी मांग रही थी कि तभी काव्या गुस्से से कहती है, जब तुम्हें काम करना नहीं आता तो तुम करती क्यों हो? वैसे तुम जैसी 2 टेक की लड़की जो झोपड़पट्टी में रहती थी, लेकिन महलों की रानी बनाकर भी 2 टके वाली हरकत नहीं छोड़ रही है। पहले लोगों को परेशान करती हो और उसके बाद माफी मांगने का ढोंग करती हो। काव्या की बात सुनकर ईशा को बुरा लगता है और वो कहती है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो काव्या? मैंने कहा तो गलती से हो गया और वैसे भी मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरा ध्यान नहीं था तो तुम तो देख कर चल सकती थी ना। काव्या, जो पहले से ही नफरत करती थी, ईशा की बात सुन ताली बजाते हुए कहती है, वाह, मतलब अब तुम अपनी गलती मुझ पर डाल रही हो। लेकिन तुम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों से और उम्मीद क्या की जा सकती है? वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारे बाप ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है तुम्हें अमीर लड़के को फंसाकर उसके घर और पर राज करने की, वरना तुम्हारी हैसियत इस घर की नौकरानी बनने की लायक भी नहीं है। काव्या ईशा के बारे में ये सब कह रही थी। इससे ईशा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जैसे ही ईशा काव्या के मुंह से अपने पापा के बारे में गलत सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, डोंट क्रॉस योर लिमिट काव्या, मैं अपने पापा के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सुनूंगी। अनुपमा जी काव्या को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि काव्या झगड़ा कर रही थी, पर काव्या रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस ईशा पर चढ़ी जा रही थी। अनुपमा जी कहती हैं, चुप हो जाओ काव्या, गलती तुम्हारी भी है, सारी गलती ईशा की नहीं है, इसलिए झगड़ा करना बंद करो। काव्या अनुपमा जी की बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए ईशा को धक्का देती है और कहती है, मैं तो बोलूंगी तुम्हारे उस 2 टके बाप के बारे में, क्या कर लोगी तुम? हाँ बोलो, क्या कर लोगी? बताओ ना, क्या कर लोगी तुम? काव्या ये सब कहते हुए ईशा को धक्का दे रही थी। ईशा पीछे होती जाती है, लेकिन जब ईशा अपने पापा के लिए 2 टके शब्द काव्या के मुंह से सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोरदार थप्पड़ काव्या के चेहरे पर चढ़ा देती है।
काव्या का चेहरा एक तरफ हो जाता है और वो अपना हाथ गाल पर रख लेती है। कुछ पल काव्या इसी तरह साइड में चेहरा किए गुस्से से देखती रहती है और फिर सीधे खड़े होकर गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी। इतना कहकर काव्या भी ईशा पर हाथ उठाती है, पर उसका हाथ ईशा के गाल को छू भी पाता उससे पहले ही एक दमदार गुस्से वाली आवाज आती है काव्या, जिसे सुनकर काव्या का हाथ वहीं रुक जाता है। काव्या के हाथ और ईशा के गाल के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला रह गया था। ये कोई और नहीं अथर्व है, जो फोन पर पारस से बात करते हुए नीचे आ रहा था। जैसे ही अथर्व कमरे से बाहर निकलता है, उसकी नजर काव्या पर जाती है, जो ईशा से बेवजह झगड़ा कर रही थी। अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर जैसे ही काव्या ईशा पर हाथ उठाने को होती है, अथर्व का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो काव्या को रोकने के लिए उसका नाम लेकर उसे रोक देता है। इस वक्त अथर्व ऊपर वाले फ्लोर पर खड़ा हुआ था। अथर्व को देखकर काव्या की सिटी पट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि वो अथर्व के गुस्से को बहुत अच्छे से जानती थी। अथर्व सीढ़ियों से नीचे उतरकर ईशा के पास आता है और ईशा का हाथ पकड़कर अपने पीछे करता है। काव्या से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बीवी पर हाथ उठाओगी? लगता है तुम भूल गई हो कि ये कौन है। ये ईशा अथर्व राठौड़ है, और जिस हैसियत की बात कर रही हो तो मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं। तुम्हारी खुद की इतनी हैसियत नहीं कि तुम ईशा अथर्व राठौड़ के सामने खड़ी हो सको, और जिस पर तुम हाथ उठा रही थी वो इस दिल की रानी है। अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए वो अथर्व राठौड़ की रानी है, और तुम्हारी हैसियत उसकी जूती के धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो कसम मेरी जान की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए अथर्व वहां से निकल जाता है। अथर्व को जाता देख अमन को गुस्सा आ जाता है और वो अथर्व से कहता है, जब तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बीवी को कंट्रोल में रखो। पहले इसने मेरी बीवी पर हाथ उठाया था। अथर्व अपनी लाल आंखों से अमन को देखते हुए गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने काम ही थप्पड़ खाने लायक किया था और ईशा ने तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है। अगर यही सब किसी ने मुझसे कहा होता तो वो अब तक इस दुनिया में नहीं होता। तो शुक्र मनाओ कि ये अभी तक जिंदा है, वरना। अथर्व अपनी बात बीच में छोड़कर आगे कहता है, समझ तो गए होंगे तुम कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइंदा दूर रहना, मुझे भी और मेरी बीवी से भी, वरना मैं सब लोगों के असली चेहरे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मुझे छेड़ना मत। संजीव जी कहते हैं, अथर्व तुम इस तरह से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? एक परिवार के सदस्य होकर एक दूसरे पर उंगली उठाना क्या अच्छा लगता है? अथर्व संजीव जी को देखते हुए कहता है, कौन सा परिवार? कैसा परिवार? किसका परिवार? ये सब जो यहाँ हो रहा है ये मेरे लिए एक नाटक ही है। और दूसरी बात, मेरे परिवार में सिर्फ एक ही इंसान है और वो ये है अथर्व, ईशा का हाथ पकड़ सबके सामने लाते हुए, और आप सबसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए आप मुझसे दूरी बनाकर रखें, वरना अगर मैंने आपके असली चेहरे दुनिया वालों को दिखा दिए तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अथर्व की बात सुनकर संजीव जी गुस्से से चिल्लाते हैं, अथर्व। अथर्व गुस्से से ऊंची आवाज में कहता है, चिल्लाइए मत, चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाती, इसलिए मेरे सामने आवाज नीची रखिए। फिर थोड़ा रुककर सभी लोगों को देखते हुए कहता है, आइंदा मेरी जान पर उंगली उठाने की तो बात छोड़ो, नजर उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। अथर्व अपनी बात पूरी कर ईशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अनुपमा जी कहती हैं, अथर्व नाश्ता तो करके जा बेटा। अनुपमा जी की बात सुन अथर्व रुक जाता है, पर पीछे पलटकर अनुपमा जी को देखना जरूरी नहीं समझता और उन्हें जवाब देते हुए कहता है, अपना नाश्ता अपने परिवार को कराइए, मुझे नहीं। अथर्व के ऐसा कहने से अनुपमा जी को बहुत बुरा लगता है और उनकी आंखों में नमी आ जाती है। अथर्व ईशा को लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और जैसे ही दोनों बैठे, गौतम कार स्टार्ट कर देता है। अथर्व इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था, इतना कि उसकी नसें उभरने लगी थी। ईशा दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी और अथर्व भी गाड़ी के दूसरी दरवाजे की तरफ बैठा हुआ था। दोनों के बीच बहुत कम जगह थी। ईशा कुछ नहीं कह रही थी, वो चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। गौतम, जो फ्रंट मिरर से अथर्व को देख रहा था, बहुत अच्छे से समझ गया था कि इस वक्त अथर्व कितने ज्यादा गुस्से में है। अथर्व अपने गुस्से से कांप रहा था। तभी वो ईशा को देखता है, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। ईशा को देखकर अथर्व को न जाने क्या आता है कि वो गाड़ी में लगे बटन को प्रेस करता है, जिससे पार्टीशन ऑन हो जाता है। पार्टीशन ऑन होने के बाद अथर्व ईशा को कमर से पकड़ अपने करीब करता है और उसे अपनी सीने से लगा लेता है। अथर्व ने ये सब इतना जल्दी किया कि ईशा को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ईशा अथर्व के सीने में छुपी हुई थी। ईशा अथर्व से दूर जाना चाहती थी, पर अथर्व की पकड़ ईशा पर मजबूत थी। उसी के साथ अथर्व ईशा को गले लगाकर सुकून महसूस कर रहा था। ईशा अथर्व से दूर होना चाहती थी, लेकिन अथर्व जो अपने ही गुस्से से कांप रहा था, उसे ईशा भी महसूस कर लेती है और बिना हिले डुले अथर्व के सीने से लगी रहती हैं, क्योंकि वो अथर्व से दूर जाकर उसके गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहती थी। और वही ईशा के गले लगे रहने से अथर्व का गुस्सा शांत होने लगता है।
कुछ ही देर में अथर्व का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है। अथर्व ईशा से दूर होता है और ईशा के प्यारे मासूम चेहरे को देखने लगता है। उसके चेहरे को देखते हुए अथर्व की नजर ईशा के होठों पर ठहर सी जाती है। ईशा के गुलाबी होंठ जो किसी शहद के छाते की तरह लग रहे थे, जिनमें बहुत सारा रस भरा हुआ था। अथर्व कुछ देर ईशा के होठों को देखता है, पर दूसरे ही पल अपना कंट्रोल खो बैठता है और बिना एक पल गवाह दिए ईशा के होठों पर अपने होंठ रख ईशा को किस करने लगता है। ईशा अथर्व से दूर जाना चाहती थी, पर वो दूर नहीं होती, क्योंकि ईशा अथर्व के गुस्से को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। इसीलिए वो अथर्व से दूर नहीं होती और जो अथर्व चाह रहा था उसे करने देती है। अथर्व ईशा को किस कर रहा था और बीते समय के साथ ये किस पैशनेट किस में बदल जाती है। अथर्व कार में लगे दूसरे बटन को प्रेस करता है, जिससे कार की बैक सीट बेड की तरह हो जाती है और अथर्व पूरी तरह से ईशा के ऊपर आ जाता है। भले ही अथर्व को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसके बाद भी अथर्व ईशा को बिल्कुल हर्ट नहीं करता। अथर्व को ये किस बहुत ज्यादा सॉफ्ट और पैशनेट लगी। आज पहली बार ऐसा हुआ कि अथर्व ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके ईशा को सॉफ्ट और पैशनेट किस की थी। ये किस इतनी सॉफ्ट थी कि ईशा भी धीरे धीरे इसमें खोते चली जा रही थी। ईशा के करीब होने से अथर्व का गुस्सा कुछ ही देर में पूरी तरह से शांत हो जाता है। अथर्व ईशा को लगातार किस कर रहा था। 15 मिनट की लंबी किस के बाद अथर्व ईशा के होठों को आजाद करता है, क्योंकि ईशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। ईशा के होठों को आजाद करने के बाद अथर्व ईशा को देखता है, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। भले ही ईशा अथर्व के किस करने में खो गई थी, पर उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ देखा जा सकता था, क्योंकि अथर्व कब वाइल्ड हो जाए ये खुद अथर्व को भी नहीं पता होता। इसीलिए ईशा डर रही थी। अथर्व ईशा के मासूम चेहरे को देखता है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ईशा के गुलाबी होंठ अथर्व के किस करने से और भी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। अथर्व उन्हें एकटक देख रहा था, तभी उसकी नजर ईशा की चेस्ट पर जाती है, जो ईशा के गहरी और लंबी सांस लेने की वजह से बार बार अथर्व की ब्रेड चेस्ट से टच हो रही थी। इसे महसूस करते हुए अथर्व ईशा को पाना चाहता था। इसी वजह से अथर्व ईशा की गर्दन पर झुककर उसे किस करने लगता है। अथर्व लगातार ईशा की गर्दन पर किस कर रहा था। अथर्व ईशा को गर्दन पर किस करते हुए कॉलर बोन पर आ जाता है और उसके साथ ईशा के पल्लू को उसकी चेस्ट से हटाकर उसकी क्लीवेज पर किस करने लगता है। लेकिन तभी अथर्व को डॉक्टर की वार्निंग याद आ जाती है। याद आते ही अथर्व एक झटके से ईशा से दूर हो जाता है। अथर्व के दूर होने से ईशा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है। अथर्व ईशा को ठीक से बिठाता है और उसके कपड़े ठीक करता है। ईशा का पल्लू, जो अथर्व ने किस करने के दौरान उसके चेस्ट से हटा दिया था, उसे भी ठीक से लगा देता है। अथर्व ईशा के कपड़े और बाल ठीक करता है, और खुद के भी। फिर अथर्व ईशा को और खुद को ठीक कर बटन प्रेस करता है, जिससे पार्टीशन ऑफ हो जाता है। कुछ ही देर बाद अथर्व और ईशा ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद अथर्व और ईशा कार से नीचे उतरते हैं। ईशा अभी कुछ ही कदम चली थी कि उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से ईशा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। अथर्व, जो ईशा के पीछे आ रहा था, उसे लड़खड़ाते देख जल्दी से तेज कदमों के साथ उसके पास आकर ईशा को संभालता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? अथर्व की आवाज में ईशा के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। ईशा अपने सर पर हाथ रखे हुए बिना किसी इमोशन के कहती हैं, मैं ठीक हूँ। ईशा ने कह तो दिया कि वो ठीक है, पर वो सही में ठीक नहीं थी। पिछली 3 बार से ईशा ने खाना नहीं खाया था। इस वजह से ईशा की बॉडी में एनर्जी नहीं थी, और उसके बाद अथर्व का टॉर्चर। इस वजह से इस वक्त ईशा की बॉडी बहुत ज्यादा वीक थी। ईशा को देखकर अथर्व समझ गया कि ईशा ठीक नहीं है, इसलिए वो नीचे झुककर ईशा को गोद में उठा लेता है। ईशा के हाथ खुद ब खुद अथर्व की गर्दन पर लिपट जाते हैं। अथर्व ईशा को गोद में लिए लिफ्ट की ओर बढ़ता है। ऑफिस में सभी एम्प्लॉय ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी अथर्व को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, और आज देखा भी तो सीधे अथर्व की गोद में। ये सब उनके लिए झटका था। सब लोग अपनी आंखें फाड़े अथर्व और ईशा को देख रहे थे। अथर्व का तो इन सब पर ध्यान नहीं था, क्योंकि ईशा जो उसके पास थी, उसका ध्यान कहीं और कैसे हो सकता था। लेकिन गौतम और पारस, जो अथर्व के पीछे आ रहे थे, सभी एम्प्लॉय को देख रहे थे। अथर्व के लिफ्ट में जाने पर गौतम सभी एम्प्लॉय से कहता है, अगर देखना पूरा हो गया हो तो सब अपने काम पर ध्यान दो। गौतम की आवाज में गुस्सा महसूस कर सभी एम्प्लॉय अपना काम करने लगते हैं। अथर्व ईशा को लेकर सीधे अपने केबिन में जाता है और सोफे पर ईशा को गोद में लेकर बैठ जाता है। ईशा भी बिना कुछ कहे बिल्ली के बच्चे की तरह अथर्व के सीने से चिपककर उसकी गोद में बैठी रहती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लो फील महसूस कर रही थी। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो बात कर सके। कुछ देर बाद पारस और गौतम अथर्व के केबिन में आते हैं। अथर्व बिना किसी भाव के कड़क आवाज में पारस से कहता है, ब्रेकफास्ट लेकर आओ। अथर्व की बात सुनकर पारस वहां से चला जाता है। गौतम, जो अथर्व से कुछ बात करना चाहता था, लेकिन उसे ईशा के साथ देखकर हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कहे। तभी अथर्व की आवाज आती है,
मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बात करनी है, पर मैं अभी किसी टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता। जो भी बात करनी है हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तुम अभी जा सकते हो। अथर्व की बात सुन गौतम भी केबिन से चला जाता है। गौतम के जाने के कुछ देर बाद पारस ब्रेकफास्ट लेकर आता है। पारस ब्रेकफास्ट को टेबल पर रख वहां से चुपचाप निकल जाता है। पारस के जाने के बाद अथर्व ईशा को देखता है, जो अभी उसके सीने से लगी हुई थी। अथर्व खाने का एक बाइट लेकर ईशा की ओर बढ़ा देता है। ईशा अपनी नजरें उठाकर एक बार अथर्व को देखती है और फिर बिना कुछ कहे खाने की बाइट खा लेती है। अथर्व धीरे धीरे ईशा को अपने हाथ से ब्रेकफास्ट कराता है। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अथर्व ईशा को आराम से सोफे पर बिठाकर अपनी पॉकेट से दवाइयां निकालता है, जो उसने घर से ही अपने साथ लाई थी। अथर्व दवाई निकालकर ईशा को देते हुए पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा देता है। दवाइयां देखकर ईशा का मुंह बन जाता है और वो बेचारे सा मुंह बनाकर कहती है, हमें नहीं खानी दवाई। ईशा की बात सुनकर अथर्व कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी। चलो चुपचाप से दवाई ले लो। ईशा, नहीं, हमें नहीं लेनी। ये बहुत कड़वी होती है और बहुत गंदी लगती है। अथर्व ईशा को देखते हुए कहता है, दवाई कड़वी ही होती है। ठीक है, तुम्हारे लिए स्पेशली मीठी दवाई नहीं बना सकते, तो बच्चों की तरह एक्ट करना बंद करो और दवाई ले लो। अथर्व की बात से ईशा का मुंह बन जाता है। ईशा को ऐसा करते देख अथर्व उसके पास सोफे पर बैठते हुए कहता है, तुम क्या ये चाहती हो कि मैं तुम्हें दवाई दूं, वो भी अपने तरीके से? ईशा सवाल करती है, मतलब? अथर्व, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें किस करूं तो चुपचाप से दवाई ले लो। अथर्व की बात सुन ईशा मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखती है और फिर चुपचाप से अथर्व के हाथ से दवाई और पानी का गिलास लेकर लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अथर्व उसे किस करे। दवाई लेने के बाद अथर्व कहता है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ईशा, पर मुझे बहुत काम है। अथर्व आईब्रो उठाकर कहता है, तो काम बाद में हो जाएगा, अभी तुम रेस्ट करो। इतना कहकर अथर्व केबिन से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे गौतम से बात करनी थी। बाहर की दुनिया। थोड़ी देर बाद केबिन पर नॉक की आवाज आती है। ईशा कहती है, कम इन। ईशा के कम इन कहने पर पारस केबिन में आता है। ईशा कहती है, सर तो यहाँ नहीं है, आपको कुछ काम था? पारस, हाँ, ये फाइल सर को देनी थी ताकि वो क्रॉस चेक करके साइन कर दें। ईशा कहती है, आप हमें मैम मत कहिए, आप हमें हमारे नाम से बुला सकते हैं। ये फाइल्स हमें दे दीजिए, हम इन्हें चेक कर लेंगे। पारस, सॉरी मैम, लेकिन अगर हमने आपको ये फाइल्स दी तो सर में डांटेंगे। ईशा, नहीं, डांटेंगे नहीं, आप हमें फाइल दे दीजिए और हमें मैम मत कहिए। ईशा, कहिए, हमें अच्छा लगेगा। पारस मुस्कुराकर कहता है, ओके ईशा, आप इन्हें चेक कर लीजिए। उसके बाद पारस वहां से चला जाता है और ईशा काम में लग जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस के मीटिंग हॉल में गौतम अथर्व से कहता है, जिस जमीन की तू बात कर रहा था, मैंने उसके मालिक से बात की, पर वो उस जमीन को किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। गौतम की बात सुनकर अथर्व बिना किसी एक्सप्रेशन के कठोर आवाज में कहता है, अगर वो अपनी जमीन किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है तो उस जमीन के पेपर लेकर आओ। गौतम, पर हम वो कैसे ला सकते हैं? उसके रियल पेपर तो उसके मालिक के पास हैं, और अगर हमने कानून के जरिए जमीन लेने की कोशिश की तो हम वो नहीं कर पाएंगे। अथर्व गुस्से से कहता है, पहली बात, कानून अथर्व राठौड़ के इशारे पर चलता है। दूसरी बात, कानून को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, हमारा दूसरा तरीका है, ना उसे करो। गौतम सवालिया एक्सप्रेशन से कहता है, दूसरा तरीका? पर अथर्व बिना एक्सप्रेशन अपनी चेयर से खड़ा होता है और ग्लास की विंडो से बाहर पूरे शहर को देखते हुए कहता है, ज्यादा मत सोचो और जमीन के नकली पेपर बनवाओ। गौतम अथर्व की बात समझ चुका था और कहता है, ठीक है, मैं करता हूँ। जो चीज अथर्व को पसंद आ जाए तो वो सिर्फ अथर्व की होकर रहती है, चाहे वो किसी की भी हो। उसे अथर्व राठौड़ को कोई को पसंद आ जाए तो वो सिर्फ अथर्व की होकर रहती है, चाहे वो किसी की भी हो। उसे अथर्व राठौड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। अथर्व का ऑफिस। उसके बाद अथर्व की बैक टू बैक 2 मीटिंग होती हैं जो काफी लंबी चलती हैं, और इसी में अथर्व को 2 बजे बज जाते हैं। 2 बजे मीटिंग से फ्री होने के बाद अथर्व अपने केबिन में जाता है, जहां वो केबिन खाली पाता है। केबिन को खाली देखकर अथर्व ईशा के केबिन में जाता है, पर ईशा वहां भी नहीं होती। ईशा को न पाकर अथर्व को बेचैनी होने लगती है और वो पास अपने केबिन में जाकर पारस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर सोफे पर सिमटकर सो रही ईशा पर पड़ती है, जो अपना काम कंप्लीट करके सो चुकी थी। अथर्व ईशा के पास आता है और पंजों के बल बैठकर ईशा के बालों को सहलाने लगता है। ईशा को ठंड लग रही थी, इसलिए वो अपने में ही सिमटकर सो रही थी। इसे देख अथर्व ईशा को गोद में उठाता है और केबिन में बने रूम में ले जाकर आराम से बेड पर लेटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। ईशा को ठीक से सुलाने के बाद अथर्व ईशा के खूबसूरत चेहरे को देखने लगता है और अपना एक हाथ प्यार से ईशा के गाल पर रखता है और झुककर ईशा के माथे को चूम लेता है।
थोड़ी देर बाद अथर्व अपने केबिन में आकर काम करने लगता है। काम करते हुए 4 बजे बजते हैं कि तभी अथर्व के केबिन पर लॉक की आवाज आती है, जिसे सुनकर अथर्व कहता है कम इन। पारस केबिन में आता है। पारस अथर्व के पास आकर कहता है प्लीज मेरे यार मुझे बचा ले। अथर्व बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है क्या हो गया, इस तरह से क्यों एक्ट कर रहे हो? पारस मुझे छुट्टी चाहिए। अथर्व लैपटॉप पर काम करते हुए ही कहता है छुट्टी किस लिए? आज तुम्हारी शादी है क्या जो तुम्हें छुट्टी चाहिए? पारस माइनस शादी तो नहीं है, लेकिन अगर आज नहीं गया तो मेरी कभी शादी नहीं होगी, मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। पारस की बात सुनकर अथर्व इरिटेट होते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम? पारस रोने का नाटक करते हुए कहता है आज वैलेंटाइन डे है और अगर आज मैं नहीं गया तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली जाएगी। वो मुझसे बहुत गुस्सा है क्योंकि तेरी वजह से मैं उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता और इसीलिए उसने मुझे फोन करके धमकी दी है कि अगर मैं आधे घंटे में उसके पास नहीं पहुंचा तो वो मेरा पत्ता काट देगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब तू ही मुझे बचा सकता है, प्लीज मेरी लव लाइफ बचा ले, मुझे छुट्टी दे दे, मुझे जाने दे। अथर्व बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है तो मैं क्या करूं? अगर वो तुझे छोड़कर जाना चाहती है तो जाने दो, उसे रोकने का क्या मतलब है? पारस रोने का नाटक करते हुए कहता है कैसा दोस्त है तू मेरा, यहाँ मेरी लव लाइफ की लंका लगी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से, और फिर भी तू कह रहा है कि जाने दूं। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे जाना है। तुम मुझे भेज रहे हो या फिर मैं खुद से चला जाऊं? अथर्व पारस को देख अपनी एक आईब्रो को उठाकर कहता है तो ठीक है जाओ, किसने रोका है तुम्हें? पारस फिर से रोते हुए कहता है तू कितना बुरा है, कभी तो मेरी फीलिंग्स को समझा कर, प्लीज मुझे जाने दे, भगवान के लिए मुझे जाने दे। भगवान वाली बात सुनकर अथर्व जो लैपटॉप पर काम कर रहा था उसकी उंगलियां एकदम से रुक जाती हैं और वो नजर उठाकर पारस को देखने लगता है। इसे देखते हुए पारस अपनी बात को सही करते हुए कहता है सॉरी, मैं भूल गया था कि तू तो भगवान को मानता ही नहीं, पर कोई बात नहीं, तू भाभी के लिए मुझे जाने दे, तुझे भाभी की कसम, प्लीज मुझे जाने दे। पारस की बात सुनकर अथर्व बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है ठीक है चले जाना, पर उससे पहले तुम्हें एक काम करना है। पारस चमकती हुई आंखों से अथर्व को देखते हुए कहता है हाँ बोलना, क्या करना है? मैं तेरा कोई भी काम करने को तैयार हूँ, बस मुझे जाने दे। पारस से कुछ कहने के बाद थोड़ी देर के लिए पारस सदमे में चला जाता है, फिर थोड़ी देर बाद होश में आकर कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। 1 घंटे बाद अथर्व को पारस का कॉल आता है। पारस कहता है मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, तू जाकर देख लेना। अथर्व ओके कहकर कॉल कट कर देता है। शाम 7 बजे ईशा की नींद खुलती है। खुद को अलग जगह पाकर ईशा घबरा जाती है, पर थोड़ी देर बाद जब वो उस रूम को अच्छे से देखती है तो वो रिलैक्स हो जाती है और उठकर अथर्व के केबिन में आती है, जहां अथर्व अभी भी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ईशा अथर्व को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद अथर्व की नजर ईशा पर पड़ती है। ईशा को देखकर अथर्व अपनी चेयर से खड़ा होकर ईशा के पास आता है और ईशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले कहता है ठीक से नींद आई ना? ईशा अथर्व को देखते हुए कहती है सॉरी, मैं ज्यादा ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि कब काम करते करते मुझे नींद आ गई। अथर्व ईशा के बाल कान के पीछे करते हुए कहता है कोई बात नहीं। ईशा क्या मैं घर जा सकती हूँ? अथर्व थोड़ी देर रुको, साथ में चलते हैं। अथर्व की बात सुन ईशा ज्यादा कुछ नहीं कहती और चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। 10 मिनट बाद अथर्व का काम फ्री होता है और वो ईशा से कहता है चलो। ईशा कुछ नहीं कहती और अथर्व के साथ चलने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों गौतम के साथ घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अथर्व कहता है गौतम कार AR मेंशन की तरफ ले लो। गौतम कार को AR मेंशन की तरफ मोड़ देता है। मेंशन पहुंचते ही ईशा चुप रहती है और गाड़ी से निकलकर अपने रूम की तरफ बढ़ती है। AR मेंशन। जैसे ही ईशा रूम में जाती है उसे सामने एक डमी दिखाई देता है जिसने वाइन रेड कलर का गाउन पहना हुआ था जो बेहद खूबसूरत था। ईशा उसके पास जाती है और उसे टच करती है। तभी पीछे से अथर्व ईशा को गले लगाते हुए कहता है कैसा लगा, पसंद आया तुम्हें? अथर्व के हाथ इस वक्त ईशा के पेट पर लिपटे होते हैं जिन्हें ईशा देखकर छूती है और फिर अथर्व के हाथों को अपने पेट से हटा वॉशरूम की ओर जाने लगती है। ईशा के ऐसा करने से अथर्व को अच्छा नहीं लगता, पर फिर वो कहता है इसे पहनकर तैयार हो जाना। ईशा बिना सवाल किए वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद ईशा फ्रेश होकर ड्रेसिंग रूम में जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर निकलती है। वाइन रेड कलर के गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अथर्व बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और उसकी नजर ईशा पर पड़ते ही ठहर जाती है। वाइन रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन जिसमें एक पैर की ओर कट लगा था, गले में पतली सी चैन, कानों में बड़े बड़े ईयररिंग्स, होठों पर लिपस्टिक और पैरों में वाइन रेड कलर और व्हाइट पर्ल की पॉइंटेड हिल्स। ईशा जैसे आसमान से उतरी परी लग रही थी, पर चेहरे पर खुशी नहीं थी बल्कि मुरझाया हुआ था।
ईशा को तैयार देख अथर्व उसके पास आता है, चेहरे को दोनों हाथों में लेकर उसकी होठों पर किस करता है। ईशा की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। अथर्व ईशा को गले लगाता है और थोड़ी देर बाद ईशा के कान के पास झुककर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। ईशा कुछ नहीं कहती। अथर्व वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आता है। ब्लैक पेंट और व्हाइट शर्ट, ऊपर के 3 बटन खुले हुए, ब्रॉड चेस्ट झांक रही थी। एक हाथ में ब्रांडेड वॉच, दूसरे में कड़ा, जेल से सेट किए बाल और रॉयल लुक। अथर्व बेहद हैंडसम लग रहा था। अथर्व ईशा के पास आता है, अपना हाथ बढ़ाता है। ईशा उसका हाथ पकड़ लेती है। अथर्व ईशा का हाथ पकड़कर नीचे बैकयार्ड गार्डन में ले जाता है, जहां पारस ने वैलेंटाइन डे सरप्राइज तैयार किया था। फ्लैशबैक। ऑफिस में पहले अथर्व पारस से कहता है, एआर मेंशन पर जाकर ईशा के लिए एक सरप्राइज प्लान करो। पारस सदमे में था, सोच रहा था कि सामने बैठा इंसान उसका दोस्त ही नहीं, कोई और ग्रह से आया है। अथर्व ने अपनी जिंदगी में कभी वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं किया था। पारस के शॉकिंग रिएक्शन पर अथर्व कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हो? पारस इस तरह से कहता है, क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, पर यह चीज तो सपने में भी पॉसिबल नहीं है। ये हकीकत कैसे हो सकती है? पारस की बात सुन अथर्व गुस्से से कहता है, क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो पारस? चुपचाप से जाकर जो कहा है वो करो। पारस मुंह बनाकर कहता है, ठीक है जाता हूँ, लेकिन उसके बाद तो मैं जा सकता हूँ ना? अथर्व, ओके चले जाना। प्रेजेंट टाइम। पारस ने बैकयार्ड गार्डन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करवाया था। येलो कलर की लाइट्स, गुलाब के फूल, रेड और व्हाइट कलर के बलून्स। वहां पर सब कुछ बहुत ही सुंदर था। ईशा सब कुछ देखती है और सब कुछ देखने के बाद भी उसके चेहरे पर एक फीकी सी स्माइल भी नहीं आती। ईशा को इस तरह से देखकर अथर्व का दिल एक बार फिर से टूट जाता है, पर अथर्व जानता था कि ईशा के दिल का घाव इतनी आसानी से नहीं भरेगा। उसके बाद भी अथर्व अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। अथर्व ईशा का हाथ पकड़ टेबल की तरफ लेकर आता है, जहां पर कैंडल्स लगी हुई थीं और डिनर की तैयारी भी की गई थी। अथर्व ईशा के लिए चेयर पीछे खींचता है। ईशा उस पर बैठ जाती है। अथर्व ईशा को अपने हाथ से डिनर सर्व करता है और अपने हाथ से ही उसे खिला भी देता है। डिनर होने के बाद अथर्व एक बार फिर से ईशा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर आता है और म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देता है। उसके बाद अथर्व अपना एक हाथ ईशा की कमर पर रख दूसरे हाथ से ईशा के हाथ को थाम डांस करने लगता है। ईशा की नजर बस अथर्व पर टिकी हुई थी और अथर्व जो कर रहा था ईशा उसमें उसका साथ दे रही थी। सॉन्ग बजता है तेरे संग यारा। सॉन्ग चलने के साथ ईशा और अथर्व डांस करने लगते हैं। ईशा की नजर अभी भी अथर्व के चेहरे पर टिकी हुई थी। ईशा अथर्व को देखते हुए अथर्व के अंदर जो चल रहा है उसे समझने की कोशिश कर रही थी, पर वो चाहकर भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अथर्व ईशा के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। जैसे जैसे सॉन्ग आगे बढ़ता है वैसे वैसे अथर्व और ईशा एक दूसरे में खोते हुए डांस करने लगते हैं। सॉन्ग पूरा होता है और दोनों रुकते हैं। सॉन्ग के खत्म होने के बाद अथर्व ईशा को छोड़ थोड़ी दूरी पर जाता है और गुलाब का गुलदस्ता लेकर अपने घुटनों के बल बैठ ईशा से कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे माय वैलेंटाइन। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। ना जाने कब तुम नफरत के रास्ते से दिल में उतर गई, मुझे पता भी नहीं चला। जब तुम इन नजरों को नहीं दिखती हो तो ये दिल सिर्फ तुम्हें ढूंढता है, तुम्हें चाहता है। मानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। मैं ये भी मानता हूँ कि अपने गुस्से के चलते मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं अपनी सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे बस एक मौका दो ताकि मैं अपने लिए तुम्हारे दिल में जगह बना सकूं। मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भले ही इस वक्त तुम मेरे साथ हो, मैं जो चाह रहा हूँ वो सब तुम कर रही हो, पर फिर भी तुम दिल से खुश नहीं हो और इसकी वजह भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने ही तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को छीना है और मैं ही इस मुस्कुराहट की दोबारा से वजह बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगी? क्या तुम मुझे माफ करके अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगी? अथर्व की बातें सुनते हुए ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अथर्व की बात पूरी होने के बाद ईशा अथर्व से कहती हैं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे गुस्से की है, जिसके सामने तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना तुम किसी की बात सुनना चाहते हो, ना अपनी बात पूरी करना चाहते हो। जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करते हो। उस दिन भी तुमने जो मेरे साथ किया, मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो सब क्यों हुआ। मैंने पूछा तो तुमने गुस्सा किया और तुमने खुद मुझे कुछ बताना जरूरी नहीं समझा और अपना पूरा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। हमारी पहली मुलाकात में भी गलती तुम्हारी थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें गलती सुधारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे ही गलत साबित करके बंदूक की नोक पर मुझे अपनी अधूरी दुल्हन बना लिया। एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो रिश्ता पूरा ही नहीं था। तुमने मुझे मंगलसूत्र दिया पर सिंदूर नहीं। ये सब तुमने सिर्फ अपने गुरूर और गुस्से की वजह से किया, ताकि तुम अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, अपने आप को सही ठहरा सको।
अपने आप को सही कह सको। और आज तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कैसा प्यार है जो दर्द पर दर्द देता है, तकलीफ पर तकलीफ देता है। सही कहा तुमने, मैं हूँ तुम्हारे साथ, पर सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास नहीं है। ना ही मेरा दिमाग तुम्हारे पास है, क्योंकि वो खुद मेरे पास नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरी जिंदगी में आखिर क्या चल रहा है। बीते कुछ समय में मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता सुधार रहा है, पर मैं गलत थी। तुम तो कभी बदल ही नहीं सकते। तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा गुरूर और तुम्हारा गुस्सा है। उसके आगे तुम किसी को कुछ नहीं समझते। तुम तो सिर्फ गुस्सा करना जानते हो। अपने गुस्से में तुम ये भी भूल जाते हो कि सामने वाली इंसान को तुम कितना दर्द दे रहे हो, और फिर भी तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूं। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ईशा की बात सुनकर अथर्व को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में दर्द से नमी आ जाती है, लेकिन ईशा उस नमी को नहीं देख पाती। अपनी बात पूरी कर ईशा रोते हुए वहां से चली जाती हैं। ईशा भागते हुए वहां से रूम में चली जाती हैं। रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती हैं और बेड पर लेटकर रोने लगती हैं। ईशा के जाने के बाद अथर्व खड़ा होता है। अथर्व की आंखों में इस वक्त नमी थी और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं। अथर्व वहां पर एक पल नहीं रुकता और गुलदस्ते को टेबल पर रख वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। अथर्व की कार इस वक्त हवा से बातें कर रही थी, क्योंकि अथर्व बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था। अथर्व इस वक्त खुद के कंट्रोल में नहीं था। वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अथर्व को ईशा के दर्द का अंदाजा था, पर उसके बाद भी ईशा का ये कहना कि वो उसे अपने दिल में जगह नहीं दे सकती, ये बात अथर्व को बहुत चोट पहुंचा रही थी। ये पहली बार था जब अथर्व ने खुद से किसी के दिल में अपने लिए जगह मांगी थी, वरना हर कोई अथर्व से उसके दिल में अपने लिए जगह मांगता था। लेकिन आज खुद के गुस्से की वजह से अथर्व ने वो जगह भी खो दी थी, और इसी वजह से आज उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। गौतम, जो कि अभी AR मेंशन में ही था, वो ईशा को इस तरह भागते देख खुद से कहता है, माइनस भाभी को क्या हुआ है? वो रो क्यों रही है? क्या अथर्व ने फिर से कुछ किया है? यही सब सोचकर गौतम बैकयार्ड की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां जाने पर वो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। पर वहां की सारी डेकोरेशन देखकर गौतम इतना तो समझ चुका था कि अथर्व ने ये सब ईशा के लिए किया है, पर उसके बावजूद ईशा रो रही है और अथर्व भी गायब है। ये गौतम के दिमाग में सवाल खड़े कर देता है, पर उसी के साथ गौतम को अथर्व की सेफ्टी की चिंता होने लग जाती है, क्योंकि कई दुश्मन ऐसे हैं जो अथर्व की जान लेने के लिए बस घात लगाए बैठे हैं कि कब अथर्व अकेला हो और कब वे लोग अथर्व को मार दें। इसलिए गौतम बिना एक पल गवाए गाड़ी लेकर अथर्व की लोकेशन ट्रेस करने लगता है, और कुछ ही देर में उसे अथर्व की लोकेशन मिल भी जाती है और वो गाड़ी लेकर निकल जाता है। रात के 11 बजे बज रहे थे। अथर्व आज फिर से एक बार शिमला शहर के मशहूर क्लब द नाइट में आया था और इस वक्त बार काउंटर पर बैठ शराब पर शराब पी रहा था, साथ ही सिगरेट पर सिगरेट पी रहा था। अथर्व शराब पी रहा था कि तभी उसके पास गौतम पहुंच जाता है, जो कि उसी के पीछे उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए आ रहा था। अथर्व को इतनी ज्यादा शराब पीते देख गौतम का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, और वो अथर्व के पास पहुंच अथर्व जो शराब के गिलास को अपने होठों से लगाने वाला था, उसे एकदम से पकड़ लेता है। गौतम के ऐसा करने से अथर्व अपनी नजरें उठाकर गौतम को देखता है। इस वक्त अथर्व की आंखें खून की तरह लाल थीं। अथर्व को इस तरह से देखकर गौतम के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गुस्से के सिवा आज पहली बार अथर्व की आंखें इस तरह लाल थीं। अथर्व को इस तरह से देखकर गौतम अथर्व के हाथ से शराब का ग्लास लेकर काउंटर पर रख देता है और उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती अपने साथ क्लब के बाहर ले आता है और पार्किंग एरिया में गुस्से में कहता है, ये क्या कर रहा है तू? एक तो तू बिना किसी को बताए घर से निकल गया, जबकि तुझे अच्छे से पता है कि तेरी जान को खतरा है। उसके बाद भी तेरा इस तरह से बिना बताए आना, ईशा का रोना और तेरा इस तरह से बैठकर शराब पर शराब और सिगरेट पर सिगरेट पीना। क्या हो रहा है ये सब? क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में? ना तो किसी को कुछ बताता है, ना किसी के साथ कुछ शेयर करता है। जब तू शेयर ही नहीं करेगा तो तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? शराब पीनी है सिगरेट पीने से तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। बता मुझे कौन सी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है? गौतम की बात सुनने के बाद भी अथर्व कुछ नहीं कहता और अपनी नशे में भरी हुई लाल आंखों से गौतम को देखते रहता है। गौतम आंखें बंद कर एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर अथर्व को कंधों से पकड़ एक बार फिर कहता है, यार तू अपने दोस्तों को नहीं बताए तो किसे बताया? क्या हुआ है? कुछ तो बता। गौतम की बात सुनकर अथर्व नशे में कहता है, क्या बताऊं? ये बताओ कि जिसने इस दिल में दस्तक दी, जिसने मेरे दिल में अपने लिए जगह बनाई, जब मैंने आज उसे अपने लिए उसके दिल में जगह मांगी तो उसने मुझे इनकार कर दिया, और उसमें भी उसकी गलती नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, क्योंकि मैं ही उसे नहीं समझ पाया। अपने गुस्से में, अपने गुरूर में मैं ये भी भूल गया कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने जो ईशा के साथ किया शायद कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता, पर क्या करता, उसने मेरे गुरूर को चोट पहुंचाई थी। अथर्व राठौड़, जिसके सामने दुनिया का कोई भी शख्स खड़े होने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वो पहली बार था जब ईशा ने हमें भरे मार्केट में थप्पड़ मारा था। वो पहली बार था जब किसी ने हम पर हाथ उठाया था।
जिससे हमें बहुत गुस्सा आया और उसी गुस्से में हमने वो कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी कोई था ही नहीं जो हमें सही और गलत में फर्क बता सके, हमें बता सके कि हमें कब क्या करना चाहिए। पापा तो हमें बहुत पहले ही छोड़कर चले गए और रही माँ, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो हमारे पास कभी कोई था ही नहीं जो हमें सही गलत समझ सके। वो कहती है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। हाँ किया है, गलत गलत नहीं, बहुत गलत किया है। लेकिन सच बताएं तो जब हमने ईशा को पहली बार देखा तभी हम उस पर अपना दिल हार गए थे, पर उसकी थोड़ी ही देर बाद वो सब हुआ और उसके बाद हमारे दिल में ईशा के लिए नफरत सी पैदा हो गई। उस दिन पहली बार किसी ने अथर्व राठौड़ के गुरूर को चोट पहुंचाई थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने काफी कोशिश की अपने गुस्से को कंट्रोल करने की, पर मैं नहीं कर पाया और उसी गुस्से में मैंने वो कर दिया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। बीते कुछ वक्त में हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन फिर ईशा का राहुल से बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक बार फिर से हमें गुस्सा आने लगा, क्योंकि जो अथर्व का होता है वो सिर्फ अथर्व का होता है और किसी का नहीं। ये सोचकर मुझे एक बार फिर गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में मैंने ईशा के साथ बहुत बुरा सलूक किया, जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। जब डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने एक और बार ईशा के साथ ऐसा कुछ किया तो मैं उसे खो दूंगा, तब मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। जब वो रोती है तो उसके आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, उसके आंसू इस दिल को चीरकर निकल जाते हैं, उसकी खामोशी मुझे बेचैन कर देती है। मैंने ईशा से शादी की ताकि मैं उसे तोड़ सकूं, पर बीते समय के साथ मैं खुद उसका बनता चला गया और अब मुझे वो चाहिए। मैं उसे नहीं खो सकता। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं रही ना गौतम, तो मैं मर जाऊंगा। मैं पापा को खोकर जी चुका हूँ, लेकिन उसे खोकर मैं मर जाऊंगा। ये सब कहते हुए अथर्व की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें देख गौतम मन में कहता है, आज पहली बार अथर्व को किसी के लिए रोते हुए देखा है। मैं पिछले 8 साल से अथर्व के साथ हूँ, उसके बाद भी आज तक मैंने अथर्व को कभी टूटते नहीं देखा। जब भी देखा मजबूती से खड़े देखा। अथर्व आखिरी बार तब रोया था जब उसके पापा इस दुनिया को छोड़कर गए थे, और आज फिर से अथर्व रो रहा था, वो भी सिर्फ ईशा के लिए, क्योंकि वो ईशा को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अपनी बात पूरी कर अथर्व लड़खड़ा के गिरने को होता है कि गौतम उसे संभाल लेता है और अथर्व को गले लगा लेता है। कुछ देर अथर्व को गले लगाए रहने के बाद गौतम अथर्व को गाड़ी की बैक सीट पर बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी को स्टार्ट कर एआर मेंशन की तरफ निकल जाता है। एआर मेंशन पहुंचने के बाद गौतम गाड़ी रोक अथर्व से कहता है, अथर्व हम पहुंच गए। अथर्व, जो कि पीछे सीट पर सर टिकाकर बैठा हुआ था, वो एक नजर एआर मेंशन को देखता है और फिर दरवाजा खोल अपने लड़खड़ाते कदमों से अंदर की ओर चला जाता है। गौतम उसे तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। अथर्व को इस तरह से देखकर गौतम को बहुत बुरा लग रहा था। अथर्व लड़खड़ाते कदमों से अपने रूम में जाता है। रूम का दरवाजा खोल अथर्व जैसे ही अंदर देखता है तो पता चलता है कि ईशा बेड पर सो रही है। अथर्व अंदर आ दरवाजा बंद कर देता है और बेड की ओर बढ़ जाता है। अथर्व ईशा के पास पहुंच ईशा पर झुकता है और उसे देखने लगता है। रोने की वजह से ईशा के चेहरे पर आंसुओं की लाइन बन गई थी। ईशा का चेहरा बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ लग रहा था। उसके चेहरे की उदासी सोते हुए भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अथर्व ईशा पर झुकता है और उसके बालों को, जो कि उसके चेहरे पर थे, उसे उसके कान के पीछे करता है और झुककर ईशा के माथे पर किस करता है। अथर्व अपने होंठ ईशा के होठों की ओर बढ़ाने लगता है कि तभी एक बार फिर से उसे ईशा का रिजेक्शन याद आता है और वो ईशा से दूर हो ईशा को देखने लगता है। अथर्व बेड से खड़ा हो ईशा को देखते हुए कहता है, तुम मुझे अपने दिल में जगह नहीं देना चाहती ना, मत दो, क्योंकि गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। और अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम खुद चलकर हमारे पास नहीं आएंगी, मैं भी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे होने से अगर तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हारे घाव ताजा हो जाते हैं, तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अब से मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो। ये कहकर अथर्व कमरे से बाहर निकल जाता है और दूसरे रूम में जाकर पेट के बल सीधा बेड पर लेट जाता है। नशे में होने की वजह से कुछ ही देर में अथर्व को नींद आ जाती है। अभी अथर्व को सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि तभी उसे फिर से वही सपना परेशान करने लगता है जो उसे हमेशा से परेशान करता था। एसी चलने के बावजूद भी अथर्व पूरा पसीने में भीगा हुआ था। अथर्व का चेहरा दर्द से भरा हुआ था। वो नींद में ही बड़बड़ाने लगता है, पापा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। पापा उठो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ पापा, पापा पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी सीन चेंज होता है और अथर्व, जो कि अभी सिर्फ 12 साल का है, वो अपनी माँ से कह रहा होता है, माँ शादी मत करो ना माँ, मुझे दूसरे पापा नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए, मुझे पापा नहीं चाहिए, प्लीज आप मेरे साथ रहो ना माँ, शादी मत करो माँ। अथर्व बार बार यही सब कहता जा रहा था। अभी अथर्व यही सब देख रहा था कि तभी उसे कुछ अलग ही दिखने लगता है। अथर्व सपने में देखता है कि ईशा उसके पास ठीक सामने खड़ी है और उसे प्यार से देख रही है। साथ ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी है।
जिसे देख अथर्व आगे बढ़कर उसे गले लगाने को होता है कि तभी ईशा एकदम से हवा बनकर गायब सी हो जाती है। ऐसा होते ही अथर्व नींद में ही जोर से ईशा का नाम लेता है, ईशा, और इसी के साथ उठकर बैठ जाता है। अथर्व इस वक्त गहरी और लंबी लंबी सांस ले रहा था। गहरी और लंबी सांसें लेते हुए उसके दिमाग में ईशा का ख्याल आता है और वो जल्दी से उठकर वापस ईशा के रूम में जाता है और बेताबी से दरवाजा खोलता है। रूम में जाते ही अथर्व की नजर बेड पर सो रही ईशा पर पड़ती है, जो अभी भी सुकून से सो रही थी। अथर्व सोई हुई ईशा को देखता है और फिर तेज कदमों से ईशा के पास आ उसे अपने गले से लगा लेता है। ईशा को गले लगाने से अथर्व को राहत सी मिलती है और वो ईशा को गले लगाए थोड़ी देर बैठे रहता है। ईशा गहरी नींद में थी, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता और वो अथर्व की बाहों में सुकून से सोए रहती है। अथर्व ईशा को गले लगाए खुद से कहता है, मैंने जिनसे भी सच्ची मोहब्बत की वो हमेशा मुझे छोड़कर चले गए, पहले पापा और फिर माँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। अगर तुम्हें खो दिया तो मैं अपनी जिंदगी भी खो दूंगा। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे तुम्हारी बेरुखी मंजूर है, तुम्हारी हर सजा मंजूर है, पर तुमसे दूर जाना नहीं। अगर तुम मुझसे दूर गई हो तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। चाहे तुम्हारी खुशी के लिए मुझे तुमसे दूर ही क्यों ना रहना पड़े, पर तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। थोड़ी देर बाद अथर्व ईशा को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसका हाथ पकड़ते बेड पर लेट जाता है और एकटक ईशा को देखने लगता है। न जाने क्या था ईशा की खुशबू में और ईशा में, जो अथर्व को सुकून और राहत दोनों दिया करती थी। अथर्व चाहकर भी ईशा से दूर नहीं हो पा रहा था। ईशा का हाथ पकड़े हुए कुछ ही देर में अथर्व को नींद आ जाती है और वो सुकून से सो जाता है।